अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं गायनोकोलॉजी से 10 टीचर्स चैप्टर नंबर 2 गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस, इसमें सबसे पहले इन्होंने जो है चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताएं कि इसमें हमें जो है डिटेल स्ट्रक्चर्ड गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री जो है हम सीखेंगे, जो कि वाइटल होती है इन मेकिंग द डायग्नोसिस, और उससे हम पेशेंट्स के सिम्टम्स को उनके सोशल कंटेक्स्ट में रखेंगे। ठीक है, इसमें हम ये भी सीखेंगे किस तरह गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कस्टम की जाती है बाय द हिस्ट्री टू एल्यूसिडेट द कॉजेज़ ऑफ सिम्टम एंड और टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उस हिसाब से फिर हमें इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती है। और ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कब अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग इज़ इंडिकेटेड इन द गायनोकोलॉजी, and understand how biochemical, hematological and microbiological investigations are guided by gynecological history and examination finding। ठीक है, तो ये बहुत सारे से हमारे इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो सबसे पहले इसमें हिस्ट्री में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि गायनोकोलॉजिकल कंसल्टेशन जो होती है वो आइडियली एक क्लोज रूम में करनी चाहिए, जिसमें हमारे पास एडिक्वेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और प्राइवेसी होनी चाहिए। कुछ पेशेंट जो है एंशियस फील कर रहे होते हैं कंसल्टेशन से मुतल्लिक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट या डॉक्टर जो है वो एक इनिशियल रेपो जो है इस्टेब्लिश करे एंड endeavours टू पुट them एट ईज़। प्रैक्टिशनर जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए, अपना नाम, स्टेटस और पेशेंट की डिटेल्स भी देख ले। ठीक है, ideally there should be no more than one person in the room, but any student or attending nurse should be introduced by name। ठीक है, अगर कोई अटेंड भी कर रही है, कोई नर्स या कोई स्टूडेंट भी आ रही है जब एग्जामिनेशन हो रही है गायनोकोलॉजिकल, तो अपने नेम के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं पेशेंट को, और उनका रोल भी उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम डिफरेंट एटीट्यूड्स जो होते हैं गायनोकोलॉजिकल इशूज़ के, उससे हम अवेयर हों इन द कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन। Respect and sensitivity should always be shown, and stereotypical assumptions should never be uh, made। Enough time should be allowed for patient to express themselves। ठीक है, हमें उनको enough time देना है, and the doctor's manners including the body language should be one of the interest while they guide the consultation with appropriate opening questions and leave pauses। ठीक है, तो यानी यहाँ पे इसने एक पेशेंट गाइडेड कंसल्टेशन समझाई है कि पेशेंट को हमने अलाउ करना है, इनफ टाइम देना है और उसको इनकरेज करना है टू गाइड द कंसल्टेशन एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ठीक है, फिर डॉक्टर मैनर भी बता रहा है कि डॉक्टर उसका बॉडी लैंग्वेज जो है ऐसी होनी चाहिए कि वो इंटरेस्ट और सेंसिटिविटी कन्वे करे। इसमें हमें ओपनिंग क्वेश्चंस भी करने होते हैं, थोड़ा सा पॉज भी देना होगा ताकि पेशेंट अपनी सारी जो ट्रू कंसर्न्स हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस, वो सारी हमारे साथ रिवील करे। ठीक है, तो हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिस्ट्री दैट इज़ टेकन विद सेंसिटिविटी विल ऑफन अलो द पेशेंट टू रिवील देयर ट्रू कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशंस व्हिच कैन हेल्प डायरेक्ट द मैनेजमेंट। व्हाइल देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट टर्म्स यूज्ड इन द गायनोकोलॉजी, जो आप टेबल 2.2 में बॉक्स में भी दे सकते हैं, ग्लॉसरी ऑफ द गायनोकोलॉजिकल टर्म। केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड द मेडिकलाइज्ड लैंग्वेज। आपने ऐसी मेडिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी और ले टर्म्स यूज़ नहीं करनी, या फिर पेशेंट के अपने वर्ड्स जहाँ पे पॉसिबल हो वो उसके अपने वर्ड्स ही आप यूज़ करें ताकि उसका मीनिंग क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, तो मेडिकलाइज लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। ले टर्म्स, अच्छा है कि आप ले टर्म्स यूज़ करें, पेशेंट के अपने वर्ड्स यूज़ करें। ठीक है, फिर इसने बताया कि हिस्ट्री टेकिंग टेम्पलेट जो है वो यूज़फुल होता है इन इंश्योरिंग अ कंप्लीट एंड रेलेवेंट हिस्ट्री। बॉक्स 2.3 में एक टेम्पलेट दिया हुआ है हिस्ट्री का। ठीक है, स्पेशली विथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। हाउएवर दिस स्टैंडर्डाइजेशन मस्ट स्टिल अलो फॉर द पेशेंट्स कंसर्न एक्सपेक्टेशन टू बी हर्ड। ठीक है, अब मैं ये टेबल आपको दिखाती हूँ। इसमें जो है 2.1 टेबल में एक सबसे पहले तो सपोर्ट लिखी हुई है ड्यूरिंग द कंसल्टेशन। कह रहा है कि कुछ पेशेंट्स जो है वो कंसल्टेशन को अटेंड करते हैं विथ अनदर पर्सन, उसमें या तो वो अपने पार्टनर के साथ आती हैं फीमेल्स, या फैमिली मेम्बर्स के साथ, बच्चों के साथ या फ्रेंड के साथ। तो एज लॉन्ग एज अ पेशेंट कंसेंट, तो इस पर्सन जो जिसके साथ वो आई हैं, अगर वो कंसेंट दे रही हैं तो उस पर्सन को भी हम इनिशियल कंसल्टेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ही पर्सन को ही हम ऐड कर सकते हैं, लिमिटेड होता है। जैसे अगर हस्बैंड के साथ आई है तो सिर्फ उसी को करेंगे, उसकी फिर सास को ऐड नहीं करेंगे। कुछ इंस्टेंसेस में एडिशनल पर्सन भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है ड्यूरिंग कंसल्टेशन। जब इंग्लिश इज़ नॉट द पेशेंट्स फर्स्ट लैंग्वेज, एंड इंडिपेंडेंट इंटरप्रेटर भी हमारे साथ होना चाहिए जो इंश्योर करे कि पेशेंट के व्यूज़ हमारे से सही से कम्युनिकेट हो रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंसल्टेशन का, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन का भी, क्योंकि हमारे पास के जो है ये एग्जामिनेशन जो है वो हम पेशेंट पे कंडक्ट करते हैं अलोन टू अलो फॉर प्राइवेसी। यानी एग्जामिनेशन करते वक्त कंसल्टेशन में तो चलो पार्टनर है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन आपने अलोन ही जो है करनी होती है, प्राइवेसी ताकि, और उसकी सेफ स्पेस जो है वो मेंटेन करने के लिए, टू डिस्कस द सेंसिटिव टॉपिक्स एंड आंसर द स्पेसिफिक क्वेरीज। तो उसके लिए अलोन जो है इन द प्राइवेसी आप उसको एग्जामिन करोगे हमेशा।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है सोशल हिस्ट्री। अब इसमें बताया कि सेंसिटिव इंक्वायरी जो है आपने पेशेंट की सोशल सिचुएशन से रिलेटेड बनानी है, जिसमें आपने उसकी ऑक्यूपेशन की डिटेल्स भी लेनी है, वो किसके साथ रह रही हैं, उनके घर के बारे में, वेदर वो स्टेबल हैं यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं या नहीं, ठीक है। और स्मोकिंग की हिस्ट्री, अल्कोहल इंटेक भी लाजमी आपने ऑब्टेन करनी होती है। पर्टिनेंट फैमिली या अदर रेलिवेंट सोशल प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो भी आपने उससे ब्रीफली डिस्कस करने हैं। अगर पेशेंट के सेक्सुअल इश्यूज़ हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उससे इंक्वायर करो कि इसके उसके रिलेशनशिप पे इम्पेक्ट है, ठीक है। तो व्हेन एडमिशन एंड सर्जरी आर बीइंग कंटेम्पलेटेड, ये बहुत ज़रूरी है कि तब आप जो है एक ये भी आप इस्टेब्लिश करो कि आप घर पे कौन सपोर्ट है, आपका कौन ख्याल रखेगा। स्पेशली सर्जरीज़ वाले केसेस में आपने ये देखना होता है, पार्टिकुलरली अगर वो बूढ़ी हैं फीमेल या फ्रेल हैं तो उस केस में तो लाजमी कि आपके पास जो है एट होम आपकी सपोर्ट कौन है। तो ये सोशल में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। स्पेसिफिक जो गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमें फोकस्ड हिस्ट्री लेनी होती है और इश्यूज़ जो हैं वो उनको डिटेल में डिस्कस करना होता है इन द फॉलोइंग सेक्शन। इसमें इसने एक्सप्लेन किए हैं। जिस तरह अगर आप ये टेबल देखो 2.2, इसमें ग्लॉसरी है गायनाकोलॉजिकल टर्म्स की, जो हमने कहा कि हम अपने पेशेंट के सामने यूज़ नहीं करने होते, ये मेडिकल टर्म्स हैं। जिस तरह मेनार्की है तो मेनार्की का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। जो LMP है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये एक्चुअली जो लास्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीड हुई पेशेंट को, आखिरी बार जब उसको पीरियड्स आए उसका जो पहला दिन था उसको हम कहते हैं LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसके अलावा एमेनोरिया, यानी एमेनोरिया, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद रखनी है। एब्सेंस ऑफ ब्लीड फॉर मोर देन 6 मंथ इन समवन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। उसको जो रिप्रोडक्टिव एज में उसको 6 माह से ज़्यादा टाइम से अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही तो उसको हम कहेंगे 6 माह से ज़्यादा टाइम से अगर नहीं हो रही, 6 मंथ ये है इसमें कट ऑफ वैल्यू कि रिप्रोडक्टिव एज में मोर देन 6 मंथ से उसको ब्लीडिंग पीरियड्स आए नहीं तो उसको एमेनोरिया कहेंगे। ओलिगोमेनोरिया, ओलिगो मीन्स इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल ब्लीड मोर देन 35 डेज़ अपार्ट, यानी ब्लीडिंग के दरमियान 35 डेज़ का गैप आ जाता है, फिर जाके अगला पीरियड आता है, फिर 35 डेज़ का, इतना ज़्यादा अगर अपार्ट हो तो इनफ्रीक्वेंटली यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो, 35 डेज़ से ज़्यादा का अगर फासला आ रहा है तो उसको हम कहेंगे ओलिगोमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, वो प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी। इसको हम फिर चैप्टर 4 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओलिगो 3 में डिस्कस होगा, एमेनोरिया भी 3 में डिस्कस करेंगे। फिर मेनोरेजिया होता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसको अब HM भी कहा जाता है, ये भी चैप्टर 4 में है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, जैसे अगर आफ्टर इंटरकोर्स पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअस खत्म हो गया उसके बीच में भी फिर भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है तो इनको कहते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। डिस्पेरिनिया होता है पेनफुल इंटरकोर्स, सुपरफिशियल या डीप पेनफुल इंटरकोर्स को डिस्पेरिनिया कहेंगे, विच इज़ इन चैप्टर 13। इनकॉन्टिनेंस होती है इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन, स्ट्रेस में अर्ज या मिक्स्ड इनवॉलंटरी खुद ही जो है यूरिन अगर लॉस हो जाए तो उसको हम कहेंगे इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। उसमें आप चैप्टर 10 में डिटेल में हम देखेंगे। फ्लेटल या फीकल कंट्रोल। प्रोलैप्स होता है कि फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग आउट ऑफ द वजाइना, फीमेल कहेगी कि ऐसा लगता है कि कुछ वजाइना से बाहर आ रहा है, बल्ज है या हैवीनेस, इस तरह बताएंगी, कुछ भारी भारी लग रहा है तो उसको हम कहते हैं प्रोलैप्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ही हमने ग्लॉसरी देखी गायनाकोलॉजिकल टर्म्स की। अब आ जाएँ सबसे पहले एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग पे। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग मैंने आपको बताया कि इसमें पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग भी हो सकती है या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो इसमें आपने पूछना होता है कि आप कब से आपको ये मसला है, लेंथ ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम आपको कब से है, दूसरा कितना ब्लड उसमें लॉस हो रहा है, और उस ब्लीडिंग की सेक्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या टाइमिंग है, या लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ उसका क्या रिलेशन है। अगर फीमेल को पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग है, अब उसको पीरियड्स नहीं आते, मीनोपॉज हो गया है, उसके बाद वो उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी लाजमी आपने कंफर्म करना है कि आखिरी बार जब पीरियड आए थे उसके बाद हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट मुश्किल होती है। बॉक्स 2.4 देखें, हाउ टू क्वांटिफाई हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है, क्योंकि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में हम ऑब्जेक्टिवली नहीं बता सकते कि इसको कितनी ब्लीडिंग हो रही है। अभी 2.4 टेबल में आपको दिखाती हूँ, यह है कि हाउ टू क्वांटिफाई हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसमें आपने ना देखना होता है कि क्या ब्लीडिंग जो है ज़्यादा है या कम है यूजुअल से, रोज़ाना जितनी ब्लीडिंग होती है उससे ज़्यादा है या उससे कम है। फिर आपने पूछा है आप कितने टेम्पल्स आपके गंदे होते हैं, या टॉवल्स, या अगर सैनिटरी पैड यूज़ कर रही हैं तो वो कितने गंदे होते हैं, ठीक है। और क्या आपके अंडरवेयर भी सैनिटरी वेयर वगैरह सोक हो जाता है, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है। या ये भी पूछेंगे कि आप रात के टाइम पे आपको चेंज करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग है कि रात के टाइम पे आपको उठ के चेंज करना पड़ता है, क्या उसमें क्लॉट्स पास होते हैं। और इसके अलावा डू यू एक्सपीरियंस फ्लडिंग लाइक टर्निंग ऑन अ टैप, यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे नलकी खुल गई हो, नल खुल गया हो, या बिल्कुल फ्लडिंग एक्सपीरियंस होती है क्या, क्लॉट्स तो नहीं आते उसमें।
या क्या ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी है, फ्लडिंग है, कि आपके अपने टॉवल या टेम्पन्स जो है वो स्पिल हो जाते हैं, आपकी पैंट्स ख़राब हो जाती हैं, कपड़े या बेड शीट्स ख़राब होती हैं, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग है, क्या आपको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि आप उसकी वजह से आप काम पे नहीं जा पाती, छुट्टी करनी पड़ती है, ठीक है। और क्या आप जो है घर पर ही कन्फाइंड रहती है इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से, या ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जब वर्स्ट होती है तो आप घर से नहीं निकलती, क्या आपको चक्कर आते हैं, या आपका सांस फूलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है पार्टिकुलरली पीरियड्स ख़त्म होने के बाद, या फिर आपको मुश्किल होता है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल लगता है, तो मतलब ये इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग है, उसमें अनीमिया हो रही है, तो उसका इंडिकेटर है, ठीक है। डज इट लिमिट रिस्ट्रिक्ट योर लाइफ स्टाइल, उससे आपका लाइफ स्टाइल जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने इस तरह से आप अप्रोच करते हो, क्वान्टिफाई करते हो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बाद अब एक टेबल बना हुआ है 2.3, इसमें ना टेम्पलेट है पूरा गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री टेकिंग का इन द सजेस्टेड ऑर्डर, कि किस तरह से किस ऑर्डर में आप गायनी की हिस्ट्री लेते हो। अच्छा, तो इस टेम्पलेट में देखिए जो गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री का है, इसमें सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए जनरल में हमने ना पेशेंट की नेम क्या है, उसकी एज, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बारे में पूछेंगे। और दूसरा हम उसमें ब्रीफ स्टेटमेंट लिखेंगे कि उसकी मेन कंप्लेन क्या है, उसको कब से है और क्या हुआ है, कब से है, ठीक है। और पेशेंट के अपने वर्ड्स ही यूज़ करने, मेडिकल टर्म्स नहीं यूज़ करने, ठीक है। जनरल के बाद उसमें हम दूसरा कंपोनेंट होता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, वहाँ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट उसमें आ गई नेम एज के बाद। फिर HOPC है, उसमें हमने जो प्राइमरी इशू है ना, जैसे पेन के साथ आई हैं या ब्लीडिंग के साथ आई हैं या सब फर्टिलिटी के साथ आई हैं, तो जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उसकी पूरी डिटेल लिखनी होती है प्राइमरी इशू की, वो ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आती है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो प्री मीनोपॉजल पेशेंट है उनकी अलग है और मीनोपॉजल की अलग है, ठीक है। प्री मीनोपॉजल में आपने याद रखना है कि आप यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ पीरियड पूछोगे उससे, ठीक है, जो यूजुअल उसका ड्यूरेशन है हर एक पीरियड का, और लेंथ ऑफ द फुल साइकिल, यानी पहले दिन से डे 1 to day 1 तक जो है, डेज फ्रॉम हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डे 1 ऑफ द ब्लीड टू फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ब्लीड, दूसरे दिन, दूसरे बार जब पीरियड्स आते हैं उसके पहले दिन तक फिर जो है कितना पीरियड होता है, लेंथ ऑफ द फुल साइकिल उसको कहेंगे, ठीक है। वो आपने पूछना है, लेंथ ऑफ द फुल साइकिल, यूजुअल ड्यूरेशन, फर्स्ट डे ऑफ LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब आया थे आखिरी बार पीरियड्स, तो उसका पहला दिन क्या था, क्या डेट थी, वो पूछना है। पैटर्न ऑफ ब्लीडिंग पूछोगे कि रेगुलर आते हैं पीरियड्स या इरेगुलर है, कितना ब्लड लॉस होता है, वो पेशेंट अपने टर्म्स में बताएगा कि नॉर्मल है या हैवी पीरियड है, ठीक है। तो ये हो गया प्री मेनोपॉजल। पोस्ट मेनोपॉजल में ना हमने लास्ट पीरियड पूछना है, मेंस्ट्रुअल में LMP और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप यूज़ करते हो या नहीं, ये चीज़ है, ठीक हो गया। अगला कंपोनेंट होता है जनरल हो गया, HOPC हो गई, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, फिर सर्वाइकल स्क्रीनिंग लाजमी है। डेट ऑफ लास्ट स्क्रीनिंग आपने जब करवाई उसकी डेट, उसकी जो है कंप्लायंस पूछोगे, वेदर वो कंप्लाइंट थी, और करंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम, कोई प्रीवियस एबनॉर्मलिटी तो नहीं हुई, कोल्पोस्कोपी तो नहीं हुई, ठीक है, सर्विक्स की एग्जामिनेशन के लिए करते हैं कोल्पोस्कोपी, या कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की हिस्ट्री तो नहीं है, वैक्सीनेशन की हिस्ट्री, ठीक है, उसकी वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं, तो ये आप सर्वाइकल स्क्रीनिंग में पूछोगे। फिर आता है सेक्सुअल एंड कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री, उसमें आपने ना प्रेजेंट जो उसके अभी पार्टनर्स हैं या पार्टनर है और सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसके बारे में पूछना है, ये सेंसिटिवली आपने उससे इंक्वायर करना होता है सेक्सुअल हिस्ट्री में। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या नीड्स जो है वो पूछेंगे कि आप हार्मोनल यूज़ करती हैं, बैरियर मेथड, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन। अदर गायनोकोलॉजिकल सिम्टम में आपने फिर जो कंपोनेंट है इसमें आपने ब्रीफ एक्सप्लोरेशन करनी होती है। नंबर 1 कि अगर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, इसके बारे में डिटेल्स, या अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, पोस्ट पार्टल ब्लीडिंग, उसकी डिटेल्स, पेल्विक पेन तो नहीं रहता है तो कब से है, लोकेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कब तक रहता है, साइकिल के साथ क्या रिलेशन है, सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टेटस कैसा है, सेक्सुअल इश्यूज़ क्या हैं, पेन ड्यूरिंग सेक्स, फर्टिलिटी के इश्यूज़ पूछोगे, प्लान्स पूछोगे, और यूरिनरी फ्लैटस या फीकल इनकॉन्टिनेंस का मसला तो नहीं है, लीकेज वगैरह का, मीनोपॉजल हिस्ट्री और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक हो गया। फिर आ जाए अगले कंपोनेंट पे, प्रीवियस गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री, कोई भी प्रीवियस गायनोकोलॉजिकल आपका ट्रीटमेंट हुआ है या सर्जरी हुई है पहले, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, तो वो पूछेंगे ट्रीटमेंट या सर्जरी गायनी की, या आपकी ऑब्स की भी हिस्ट्री इसी में ले लेंगे कि कितनी प्रेगनेंसी थी, कितने बच्चे हुए,
उनकी एज, उनका वज़न कितना था, कैसे डिलीवरी हुई, मोड ऑफ़ डिलीवरी, उसके उनमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हुई थी, कितने मिसकैरेजेस हुए हैं, उनकी जेस्टेशन क्या थी, कितनी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपने करवाई है, किस मेथड से टर्मिनेट करवाई, जेस्टेशन कितने पे करवाई, उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हुई, ये सारी चीज़ें सेंसिटिवली पूछनी होती है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये प्रीवियस गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री जो है ना, अदर गायनाकोलॉजिकल में सारी बाकी मसले, प्रीवियस गायनाकोलॉजिकल में ही हम ऑब्स की भी ले लेंगे, ट्रीटमेंट सर्जरीज गायनी के कुछ हुए हैं, टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें। फिर प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री आता है। प्रीवियस मेडिकल का मतलब है कि कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी सीरियस इलनेस या ऑपरेशन तो नहीं हुआ, उसकी डेट वगैरह सब लिखेंगे। कोई ऐसी स्किन कंडीशन, जेनाइटल इरिटेशन वगैरह की कंप्लेन। फिर दवाइयों की मेडिकेशन और एलर्जिक हिस्ट्री लेनी होती है। इसमें आपने पूछना होता है कि एलर्जीज़ किससे हैं और क्या रिएक्शन हुआ है कभी किसी से, किसी चीज़ से, किसी दवाई से, पहले कोई दवाइयाँ लेती थी या अभी कोई ले रही हैं, वो पूछना है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में आपने ऑटो इम्यून डिजीज़ का लाजमी पूछना है कि कोई कैंसर तो नहीं है, स्पेशली ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर, बरका रिलेटेड कैंसर, थ्रोम्बोफीलिया या वास्कुलर डिजीज़ तो नहीं है फैमिली में, तो फैमिली हिस्ट्री हो गई। सिस्टमिक इंक्वायरी जो है ना ओनली तब करेंगे अगर रेलेवेंट, तो उसमें भूख सही लगती है, वज़न तो कम नहीं हुआ, वज़न बढ़ा तो नहीं है, बावल और ब्लेडर का फंक्शन कैसा है, ये यूरोगाइनोकोलॉजिकल कंप्लेन में हम पूछेंगे। और इम्पॉर्टेंट नोट इसने यहाँ पे जेंडर से रिलेटेड लिखा है कि सारे पीपल्स को जो है गायनोकोलॉजिकल क्लिनिक जो है वो एज ए वुमेन आइडेंटिफाई नहीं करती। ट्रांस मैन या नॉन बाइनरी पीपल जैसे फॉर एग्जांपल हैं, तो वो ऑब्वियसली वुमेन तो नहीं है, तो उन सारे पेशेंट्स को हमने रेफ़र करना होता है टू देयर प्रेफरेंस एंड यूज़ द राइट प्रोनाउंस, शी, हर, ही, हिम, दे, देम, उस हिसाब से हम उनको मुखातिब करेंगे। ये इसने आखिर में थोड़ा सा नोट लिखा है। ठीक है, सारे फीमेल्स नहीं होते तो उनको भी हमने उस तरह से ही डील करना होता है। ठीक है, उनके प्रेफरेंस जो वो चाहें कि हम ही बोलें उनको या शी बोलें, उस हिसाब से। अच्छा, जिसके बाद आ जाता है अगला कंपोनेंट, अर्ली प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स। अर्ली प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें जो चीज़ें आपने पूछनी होती हैं हिस्ट्री में, वो है डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, LMP, वेदर वो नॉर्मल थी, साइकिल आपका रेगुलर था। ठीक है, तो उससे फिर आपको जेस्टेशन का अंदाज़ा होगा कि अभी कौन सा जेस्टेशन चल रहा है। तो LMP अगर रेगुलर होगी, से पीरियड्स नॉर्मल आते थे, LMP की डेट उसको याद है, तो आपको जेस्टेशन का पता लग जाएगा। दूसरा कि वेदर कॉन्ट्रासेप्शन आपने यूज़ किया था और क्या आप प्रेगनेंसी चाह रही थी, आपने प्लान प्रेगनेंसी थी अगर, या नहीं थी, प्लान नहीं थी, अनइंटेंडेड थी, तो ये आप पूछोगे। ठीक है, उसके बाद इसने कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम बताए हैं कि अगर फीमेल को ब्लीडिंग के या पेन के एपिसोड्स हो रहे हैं इस प्रेगनेंसी में, वेदर स्कैन हैज़ ऑलरेडी बीन परफॉर्म टू एस्टेब्लिश द वायबिलिटी एंड द साइट ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, वायबल है फीटस और किस साइट पे है फीटस, प्रेगनेंसी की साइट के लिए कोई स्कैन हुआ है। वेदर रिस्क है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, जैसे STI की वजह से, डिलेड कंसेप्शन, प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्शन, प्रीवियस पहले एक्टोपी हुई थी, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज पूछेंगे, जेस्टेशन एंड देयर मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन, सर्जिकल, मेडिकल, कंजर्वेटिव। फिर आता है कॉन्ट्रासेप्शन एंड एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्शन और एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में जो है आपने फोकस करना होता है पेशेंट की करंट कॉन्ट्रासेप्टिव नीड पे, इमीडिएट एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की नीड तो नहीं है, या सेफ्टी चेक आप देखोगे एस्ट्रोजन कंटेनिंग मेथड का, तो उसमें आपने LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये बहुत ज़रूरी होता है टाइमिंग और रिस्क कैलकुलेट करने के लिए कि अभी आप एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की सपोज़ अगर फीमेल को ज़रूरत है लेकिन अब जो है वो सेफ़ पीरियड नहीं है। ठीक है, अब वो प्रेगनेंसी हो चुकी होगी, तो इसलिए LMP पूछना ज़रूरी है। एग्जैक्ट टाइम पूछना है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स का, ताकि आपको अप्रोप्रिएट टाइप और इफ़ेक्टिव जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है वो फिर देना पड़े। तो आपने एग्जैक्ट टाइम ऑफ अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स पूछना है। ठीक है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कॉन्ट्रासेप्शन वाले चैप्टर में कि हर कॉन्ट्रासेप्शन का डिफरेंट टाइमिंग है कि इस टाइम पे ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछोगे कि आपको किसी ईस्ट्रोजन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्शन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, जैसे आपको कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का मसला, ओबेसिटी, स्मोकिंग, एज, माइग्रेन विथ ऑरा। ठीक है, रिस्क रूल आउट करने हैं। रेगुलर मल्टीपल पार्टनर्स का पूछना है, प्रीवियस सेक्सुअल हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगे STIs के लिए। अदर गायनाकोलॉजिकल या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम देखेंगे, डिटरमाइन इफ स्पेसिफिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या मिरेना इंट्रा यूट्राइन जो होती है डिवाइस होती है, कुड आल्सो ट्रीट द एग्जिस्टिंग इशू लाइक हैवी पीरियड्स। ठीक है, तो देन अगला कंपोनेंट आता है फर्टिलिटी। अच्छा, फर्टिलिटी में ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कपल की सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी स्टेटस को असेस करने के लिए हमने ये क्वेश्चंस करने होते हैं। अब
फर्टिलिटी के जो आपने क्वेश्चंस करने हैं उसमें आप जो है सबसे पहले लेंथ ऑफ टाइम पूछोगे कि कब से आप जो है कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे हो, प्रेगनेंसी के लिए कब से आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। दूसरा आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स पूछोगे, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि टाइमिंग ऑफ कंसेप्शन को असेस किया जाए। प्रीवियस टेस्ट आपने जो परफॉर्म करवाए हैं कोई मेल ने और फीमेल ने, और प्रीवियस फर्टिलिटी आपकी कैसी थी, पहले स्टेटस, प्रीवियस एसटीआई तो नहीं हुआ कोई, फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट तो आपने अटेम्प्ट नहीं करवाया, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका लेंथ रेगुलर है, सब कुछ सही है, वो पूछेंगे। एविडेंस को यूट्राइन प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मसला, स्कैंटी पीरियड, या पहले कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से मतलब इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रही तभी इसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इसी तरह आप पीसीओस का भी एविडेंस के लिए पूछोगे डिटेल्स, ओलिगोमेनोरिया, हिर्सुटिज्म, एक्नी, वेट गेन, ये सारी चीज़ें। एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स के लिए एविडेंस देखोगे, जैसे थायराइड डिसफंक्शन का मसला तो नहीं है, एक्सोफ्थेल्मोस, हीट सेंसिटिविटी, वेट चेंज, ये चीज़ें होती हैं ना उसमें। इसी तरह प्रोलैक्टिनोमा और विजुअल फील्ड डिस्टर्बेंस, कैलेक्टोरिया वगैरह। फिर आता है मीनोपॉज। अब मीनोपॉज के जो क्वेश्चन, मीनोपॉजल स्टेटस पेशेंट का चेक करने के लिए आप, और पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग या इन चीज़ों को, इनके रिस्क को देखने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस को, आपने सबसे पहले एलएमपी की डेट पूछनी है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आपको कब हुआ था, लास्ट टाइम पीरियड। तो उससे ऑफिशियल डेट जो है ना मीनोपॉज की, वो आपने पूछनी है कि मतलब आखिरी बार जब पीरियड्स आए उसको 12 महीने हो गए, वो इस तरह बताएगी ये इतना टाइम हुआ है, ठीक है। तो एलएमपी से लेके अब तक कितना टाइम हुआ है। पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग पूछोगे कि अब मीनोपॉज के बाद तो आपको कभी ब्लड नहीं आया, ये एक रेड फ्लैग सिम्टम होता है और इसमें अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन क्योंकि करनी होती है, ठीक है। एविडेंस ऑफ एनी मीनोपॉजल सिम्टम, जैसे हॉट फ्लैशेस तो नहीं होते, स्लीप डिस्टर्बेंस या इमोशनल चेंजेस, फिर उसमें क्योंकि हम HRT देनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरह साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या सेक्सुअल प्रॉब्लम, वेजाइनल ड्राइनेस, कोई भी आप HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले तो नहीं रहे या पहले तो नहीं ले रहे थे, कोई स्पेसिफिक कॉशन जैसे ब्रेस्ट कैंसर, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट, कार्डियो सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें चीज़ें हमने मीनोपॉज की क्वेश्चंस में करनी होती है। अब यूरोगायनोकोलॉजी का केस है तो उसमें कौन से केसेस क्वेश्चंस करेंगे हिस्ट्री में। यूरोगायनोकोलॉजी में आपने जो है सबसे पहले नंबर ऑफ़ टाइम पासिंग यूरिन ड्यूरिंग द डे, ठीक है, दिन में आप कितनी बार यूरिन पास करती हैं। इसके अलावा आपने रात के टाइम पे कितना यूरिन पास करती है, तो यानी आपने फ्रीक्वेंसी और नॉक्चूरियर देख लिया। दूसरा फिर आप अर्जेंसी या अर्ज लीक का कैसे पूछोगे कि कितना अर्जेंट होता है आपको यूरिन पास करना, या उस अर्ज की वजह से आपका यूरिन लॉस तो नहीं होता, लीक तो नहीं होता। फिर इसी तरह यूरोगायनोकोलॉजी में आप स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का भी पूछोगे, खांसने या छींकने पे या स्ट्रेनिंग पे, वज़न उठाने पे आपका यूरिन पास तो नहीं हो जाता। इसी तरह यूरिन स्टार्ट करने में, इनिशिएट करने में, बैठ गए हैं टॉयलेट पे लेकिन इनिशिएट करने में मसला तो नहीं होता, डिफ़िकल्टी तो नहीं होती, या उसको ख़त्म करने में, एम्प्टिंग, कंप्लीट एम्प्टिंग में, ठीक है। तो कंप्लीट एम्प्टिंग में अगर मसला है तो मतलब फ्लो पुअर है। इसी तरह आप डेली फ्लूइड इनटेक और टाइमिंग पूछोगे, क्योंकि एग्जैसरबेटिंग फैक्टर जैसे अल्कोहल, कैफीन, जनरल लाइफ पे आपका इसका कितना असर पड़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। फ्लेटस या फीसिस की इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है, ठीक है, तो इसमें पेल्विक फ्लोर की इंटेग्रिटी पता लगेगी। इनकॉन्टिनेंस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान तो नहीं होती। फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग डाउन या बल्ज, हैवीनेस इन द वजाइना महसूस तो नहीं होती, तो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स को इंडिकेट करेगा। रिस्क फैक्टर्स आप पूछोगे, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, वेजाइनल एंड इंस्ट्रूमेंटल बर्थ, एविडेंस ऑफ एब्डोमिनल मास जैसे फाइब्रॉइड्स, मेनोपॉजल स्टेटस, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये चीज़ें आपने पूछनी है, ठीक है। फिर आ जाए सेक्सुअल हेल्थ पे। अब सेक्सुअल हेल्थ के जो क्वेश्चंस आपने करने हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो उसमें आपने रिलेशनशिप स्टेटस पूछना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या पेन तो नहीं होता जैसे डिस्पेरोनिया, ठीक है। फिर रेगुलर जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं आपके या कोई अदर पार्टनर्स ही है, ये भी पूछना है। टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी पूछेंगे, वेजाइनल, एनल, ओरल सेक्स, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्शन इंक्वायरी भी करनी होती है, ठीक है। यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्वायरी एज अ सेंसिटिव वे टू आस्क अबाउट द पेनिट्रेटिव सेक्स। प्रीवियस कॉन्ट्रासेप्शन पूछेंगे, पहले उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स या प्रीवियस आपके सेक्सुअल हेल्थ कैसी थी, STIs तो नहीं हुई, वेजाइनल डिस्चार्ज की कोई एबनॉर्मल सिम्टम, कलर या ऑर्डर, वेजाइनल और पेरिनियल डिस्कम्फर्ट, इचिंग या लीजन्स तो नहीं है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर आता है सेक्सुअल हेल्थ भी हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन भी हो गया। अब उसके बाद पेल्विक पेन। पेल्विक पेन की फीमेल अगर आई हैं तो उसमें आपने ना पेन को कैटेगराइज करना होता है और अंडरलाइन कॉज देखना होता है, एंडोमेट्रियोसिस, क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या मस्कुलोस्केलेटल मसला तो नहीं है। तो उसमें पेन में आपने जगह पूछनी है, साइट, नेचर कैसी है, सिवियरिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन कब से है,
उसके एग्रावेटिंग रिलीविंग फैक्टर क्या है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ क्या ताल्लुक़ है, इंटरकोर्स से उस पेन का ताल्लुक़ क्या है, कहीं पे रेडिएट तो नहीं हो रहा, बॉवल या ब्लेडर का फंक्शन इसके साथ कैसा है, ये पेन इंटरकोर्स के दौरान होता है, डीप होता है, सुपरफिशियल होता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन तो नहीं होता इसकी वजह से, ठीक है, ये सारी डिटेल्स। दैट्स इट। तो समरी ने यही कहा है कि हिस्ट्री आपकी समराइज़ होनी चाहिए इन 1 या 2 सेंटेंसेस, आखिर में आपने समराइज़ करना होता है बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन करने से पहले आप इस तरह से ना, इस तरह समरी लिखते हो हमेशा हिस्ट्री की, ठीक है। तो प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है, और ये इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिकल लैंग्वेज को अवॉइड करो जब भी आप पेशेंट से बात कर रहे हो। तो दिस इज़ अ 32-year-old एफ्रो कैरिबियन वुमेन, इस तरह से आप समराइज़ करोगे कि दिस इज़ अ 32-year एफ्रो कैरिबियन वुमेन has presented to the gynecology clinic with the heavy regular periods. She uses 8 towels a day and floods at night. She has symptoms of anemia. Her periods become heavier 3 years ago. There is no abnormal pain. She also noted abdominal fullness, frequency of urine during day. Her cervical screening was 2 years ago and was normal. She has had 2 full-term normal deliveries. Her children are aged 6 and 10. She uses condom with her regular partner for contraception. She would like more children in a few year time. She has had no STI, she has had no previous surgery and is fit and well, takes no medication and has no allergies. ठीक है, बिल्कुल एक शॉर्ट सी एक समरी बन गई एक पेशेंट की। तो आखिर में सारी हिस्ट्री तो आप लिखोगे इसी टेम्पलेट के हिसाब से, यूँ लिखनी है हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स, लेकिन आखिर में एक समरी बॉक्स आपने बनाना है, एक समरी ही लिखनी है। ठीक हो गया, दैट्स इट। अच्छा, आगे भी इसने थोड़ा सा लिखा है कि जो सिम्टम्स एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट एंड इज रेलेवेंस इन देयर लाइव्स आर बोथ इंपॉर्टेंट। अ सिस्टमिक एंड थोरो गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री शुड बी टेकन एट ईच कंसल्टेशन। स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द हिस्ट्री शुड देन बी एक्सप्लोर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, विच इज़ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की तरफ चलने से पहले क्विकली रिवाइज करेंगे इस शॉर्ट बुक इरफान मसूद से गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन को। हिस्ट्री पहले देख लेंगे, फिर दोनों बुक से हम एग्जामिनेशन कवर करेंगे। तो क्विक समरी है, इजीली आपको समझ आ गया। सबसे पहले हिस्ट्री में हमने प्री रिक्विसाइट्स पूछने होते हैं, हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ इनकाउंटर पे, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ इनकाउंटर आप उसको पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाओगे, एक्सप्लेन करोगे आप क्या करने जा रहे हो। कंसल्टेशन हमेशा क्लोज रूम में होनी चाहिए, वहाँ कोई और नहीं होना चाहिए। हमेशा पेशेंट को सुने वो क्या कह रहा है, आप उसको इंटरप्ट नहीं करोगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन से हमेशा शुरू हों, मेडिकल टर्म्स कभी भी यूज़ ना करें, लीडिंग क्वेश्चन कभी यूज़ ना करें, राइटिंग लिखें मत जब भी आप पेशेंट से बात कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपका ध्यान लिखने पे ना हो, पेशेंट के बोलने पे हो, ठीक है। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एट द मोमेंट यू पेशेंट इनकाउंटर बिगिन। जब भी पेशेंट को इनकाउंटर करो तो अपना आप इंट्रोड्यूस करो। फीमेल शैपरॉन जो है वो भी प्रेजेंट होनी चाहिए पेल्विक और रेक्टल एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो साथ में फीमेल शैपरॉन भी होनी चाहिए। तो अब हिस्ट्री के कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एडल्ट हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री आर आइडेंटिफाइंग द डेटा एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। चीफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, फिर उसमें गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री लोगे, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लोगे, सिस्टम की रिव्यू, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री। तो सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग डेट, नेम पूछोगे, एज क्या है आपका, मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा हैं, आपका कहाँ रहते, क्या करती हैं, ठीक है, कैसे आई, डेट ऑफ एडमिशन कब आई, और मोड ऑफ एडमिशन, इमरजेंसी में आई या ओपीडी में आई, आपका एड्रेस, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बताएं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड नंबर लिखोगे, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इसको कब हुआ, LMP यहीं पे लिखोगे, ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और पार्टनर की डिटेल्स लेंगे, ऑक्यूपेशन, ठीक है, रेलिवेंट इन द इनफर्टिलिटी केसेस में, क्योंकि ऑक्यूपेशन ज़रूरी होती है, तो इसलिए पार्टनर की डिटेल और उसकी भी ऑक्यूपेशन पूछ ली। फिर उसके बाद आ जाए चीफ कंप्लेंट पे। अब ये डेटा हो गया पहले, बायोडेटा के बाद चीफ कंप्लेंट में आपने ना जो प्रिंसिपल सिम्टम्स हैं ना जिसकी वजह से पेशेंट मेडिकल अटेंशन के लिए आया है वो पूछने हैं। हमेशा आप ओपन एंडेड क्वेश्चन से शुरू करोगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करोगे, जो कंप्लेंट पहले है वो पहले लिखोगे। अगर एक से ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं तो आप हमेशा पूछोगे कि कौन सी आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग प्रॉब्लम है, मरीज़ से पूछोगे क्या आपको ज़्यादा मसले वाली बात है, तो वो लिखोगे पहले, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में अब चीफ कंप्लेंट हो गई, अब HOPC या हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस है HPI। हर एक जो प्रिंसिपल सिम्टम है ना उसको अलग से एक्सप्लोर करना है, वेल कैटेगराइज करना है यहाँ पे, ठीक है, कैरेक्टराइज करना है। हर एक सिम्टम का अपना ही आप अलग पैराग्राफ लिखोगे। जैसे अगर पेन भी है, ब्लीडिंग भी है, तो पेन का पूरी डिटेल अलग पैराग्राफ, फिर ब्लीडिंग का अलग पैराग्राफ, उसकी फुल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मेक एवरी अटेम्प्ट टू राइट इन द पेशेंट ओन वर्ड्स, कोई भी मेडिकल टर्म यूज़ ना करें, उसके अपने वर्ड्स यूज़ करें, अपनी हिस्ट्री इस तरह स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कि वो ये कह रहा है, ठीक है, आगे लिखें पूरा। अवॉइड यूजिंग मेडिकल टर्मिनोलॉजी। फिर गायनोकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आती है, ठीक है, HOPC के बाद गायनी एंड ऑब्स हिस्ट्री। तो उसमें सबसे पहले है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री।
मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ ऑब्स हिस्ट्री में क्या लिखेंगे। मेंस्ट्रुअल में आप मिनार के लिए किस उम्र में आपको पहली बार पीरियड्स आए, LMP कब आपको आखिरी बार पीरियड्स आए, आखिरी बार जो पीरियड्स आए उसका पहला दिन, ठीक है, लास्ट टाइम जब आए। साइकिल के बारे में डिटेल, आपके साइकिल्स रेगुलर हैं, आपको कितना जल्दी जो है मेंसेस आते हैं, और हाउ ऑफन डू यू गेट मेंसेस, आपको कितने दिन जो है मेंसेस चलते हैं, 7 दिन, 6 दिन, 3 दिन, आप पैड्स कितने यूज़ करते हैं रोज़ाना। अगर पेशेंट के साइकिल हर 28 दिन बाद आता है, जो कि 5 दिन तक होता है साइकिल, और हर 28 दिन बाद जो है 5 दिन का साइकिल चलता है, तो आप इस तरह लिखोगे 5/28, ठीक हो गया। फिर इसी में आपने डिस्चार्ज का भी पूछना है। उसके बाद डिस्चार्ज की हिस्ट्री लेंगे। डिस्चार्ज में हमेशा आपने पूछना है कि आपको क्या आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, अगर हाँ तो कितनी अमाउंट है, उसमें ब्लड तो नहीं आता, उसका कलर कैसा, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, और उसमें से स्मेल आती है, कोई ऑर्डर है उसमें, आपको उससे इचिंग प्रोराइटिस तो नहीं होता, ठीक है। फिर आपने डिस्मेनोरिया का भी पूछना है कि आपको जब मेंसेस होते हैं तो आपको पेट में दर्द होता है, पेन क्रैम्प्स होते हैं। डिस्पेरोनिया का आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होता है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, यानी पीरियड्स के दरमियान तो ब्लड नहीं आता। पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग तो नहीं होती। पेप स्मेयर का पूछना है, आपने कभी करवाया, शीशे वाला टेस्ट कहा जाता है इसको, अगर हाँ तो कब करवाया, उसका रिजल्ट कैसा था, ठीक है, इट्स रिजल्ट। फिर मीनोपॉजल भी पूछेंगे। मीनोपॉजल अगर वुमेन है तो उससे पूछेंगे कि आप कितनी उम्र की थी जब आपके पीरियड्स स्टॉप हुए थे, और क्या आपको जो है सिम्टम्स हुए जब से आपको पीरियड्स स्टॉप हुए, कोई सिम्टम्स हुए, हॉट फ्लशेस वगैरह ये इस तरह के, और क्या आपको पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग हुई है, उसके बाद दोबारा ब्लीडिंग हुई है। सिम्टम्स होते हैं जैसे हॉट फ्लशेस होना, नाइट स्वेट्स होना, वेजाइनल ड्राइनेस, ठीक है। सेक्सुअली एक्टिव जो फीमेल्स हैं उनसे आपने STDs का पूछना है कि क्या आपको कभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुई है, और प्रेगनेंसी का भी पूछना है कि आप कभी पहले प्रेग्नेंट हुई हैं। तो यहाँ पर ये सारी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कंप्लीट होती है। मेंस्ट्रुअल के साथ ही मैंने आपको बताया कि हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री भी लेते हैं। ऑब्स्टेट्रिक में आपने पूछना है प्रेगनेंसी का कि क्या आप कभी प्रेग्नेंट हुई हैं, अगर हाँ तो कितने बच्चे हैं आपके, किस तरह डिलीवरी हुई थी, मोड ऑफ डिलीवरी सिजेरियन था, नॉर्मल था, बुक्ड थी या नॉट, यानी कि वो आपकी जो प्रेगनेंसी थी बुक्ड थी या नहीं, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई है ड्यूरिंग या आफ्टर द प्रेगनेंसी, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई, कोई कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी के दौरान तो नहीं हुई थी, ठीक है। इसी तरह फिर आप अबॉर्शन का पूछोगे कि क्या आपको अबॉर्शंस हुए हैं या मिसकैरेजेस हुए हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का पूछोगे, आप बर्थ कंट्रोल मेथड आपने कभी यूज़ किया है, अगर हाँ तो आपका अभी करंट बर्थ कंट्रोल मेथड कौन सा अभी चल रहा है, यूज़ कर रही हैं, या पहले जो आपने कोई ट्राई किए तो वो कौन से किए हैं, ठीक है। ये पूरी डिटेल पूछेंगे। STDs का आपको कभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुई है, पैप्स में शीशे वाली टेस्ट आपने कभी करवाई है, सेक्सुअल एक्टिविटी के मुतालिक आपका कोई सवाल तो नहीं है। बच्चे का पूछेंगे कि आप बच्चे कितने हैं, उसका जेंडर, उनकी जो है बर्थ वेट कितना था हर एक बच्चे का, कोई डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, उनकी इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन हुई भी हैं, अभी उनका करंट हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सारा आपने ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में पूछना है। इस तरह से साल, लोकेशन क्या थी, कितने टाइम तक ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी थी, कैसी डिलीवरी हुई उस बच्चे की, कॉम्प्लिकेशन माँ को या इन्फेंट को तब क्या थी, सेक्स क्या था बच्चे का, बर्थ वेट कितना था, और उसका हेल्थ स्टेटस कैसा था, ठीक है। तो इस तरह आप एक चार्ट की फॉर्म इसने बना के दिखाइए कि इस तरह से आप ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेते हो, ठीक है। मेंस्ट्रुअल और ऑब्स्टेट्रिक हो गई। चीफ कंप्लेन HOPC, गायनी, मेंस्ट्रुअल और ऑब्स्टेट्रिक। अब आता है रिकॉर्डिंग सिस्टम में से समझाया है फॉर द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए मोस्ट कॉमनली जो है हम GPA करते हैं, ग्रेविडा पैरिटी अबॉर्शन सिस्टम, GPA। ग्रेविडा होता है टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी रिगार्डलेस वेदर दे वर कैरीड टू टर्म एंड इंक्लूड करंट प्रेगनेंसी। तो ये टोटल कितनी प्रेगनेंसी है, रिगार्डलेस कि वो टर्म तक हुई या नहीं हुई, डजंट मैटर, बस टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी जो उसको ग्रेविडा कहते हैं। और अभी भी अगर कोई प्रेगनेंसी चल रही है, करंट प्रेगनेंसी भी ग्रेविडा में ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पैरिटी। पैरिटी इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ एट एनी जेस्टेशन और स्टिल बर्थ आफ्टर 24 वीक ऑफ जेस्टेशन। यानी अब आपके बच्चे लाइव बर्थ कितनी हुई, कितने नंबर्स ऑफ लाइव बर्थ हुई हैं किसी भी जेस्टेशन पे, नो मैटर व्हाट, जो भी जेस्टेशनल पीरियड हो, लाइव बर्थ जिनकी हुई, या स्टिल बर्थ अगर पैदा हुए स्टिल बर्थ के साथ आफ्टर द 24 वीक, या स्टिल बर्थ 24 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद कितनी हुई है, वो हम पैरिटी में लिखेंगे, ठीक है। ग्रेविडा हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, वेदर वो टर्म तक आई या नहीं आई, अभी भी अगर प्रेगनेंसी है तो वो ग्रेविडा होगी। पैरिटी कितनी लाइव बर्थ हुई या स्टिल बर्थ हुई आफ्टर द 24 वीक ऑफ जेस्टेशन। फिर तीसरा है अबॉर्शन। अबॉर्शन जो है, अच्छा जी, तो डिस्कस कर रहे थे हम ग्रेविडा, पैरिटी, अबॉर्शन। ग्रेविडा मैंने कहा ना कि ग्रेविडा याद रखिएगा जो टोटल नंबर ऑफ टाइम पर्सन प्रेग्नेंट हो, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, जो भी उसका आउटकम निकले उस वो डजेंट मैटर, बस जितने टाइम से प्रेग्नेंट हो उसको ग्रेविडा कहेंगे, ठीक है, बेशक अभी भी अगर वो प्रेग्नेंट है। पी से पैरा हम कहते हैं, पैरा इज द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी जो वायबल जेस्टेशन तक आई, रिगार्डलेस वो बच्चा बॉर्न हुआ, स्टिल बॉर्न था या लाइव था, डजेंट मैटर,
बस अगर वो वायबल जेस्टेशन जो कि ज़्यादातर 20 वीक या 24 वीक तक होती है वहाँ तक आया अगर, तो उसको हम पैरिटी में लिखेंगे। जितनी भी प्रेगनेंसी वायबल जेस्टेशन तक आई, फिर वो बेशक बर्थ उनका लाइव था या डेथ था, स्टिल बॉर्न था, डजेंट मैटर, अगर वो वायबल जेस्टेशन तक जितनी भी आई उनमें उनको पैरिटी में इंक्लूड करेंगे। ए से अबॉर्शन, अबॉर्शन में टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी जो वायबिलिटी से पहले लॉस्ट हो गई हो बिफोर द 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, जिसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मिसकैरेज भी हो सकता है, या इंड्यूस्ड अबॉर्शन यानी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी आ जाते हैं। तो इसने एग्जाम्पल तक समझाया कि एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है विद 3 चिल्ड्रन, अभी वो नॉन प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसके तो उसका मतलब 3 बार ही प्रेग्नेंट हुई है ना, तो ग्रेविडा 3, जितनी बार भी प्रेग्नेंट हुई ग्रेविडा 3, और वो उसके 3 बच्चे हैं ऑब्वियसली पैदा हुए हैं, तो वायबल जेस्टेशन के बाद ही ऑब्वियसली पैदा हुए होंगे, तो पैरा 3। इसी तरह एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है ट्विन बर्थ के साथ, अब 2 बच्चे हैं उसके, तो ग्रेविडा 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्रेग्नेंट तो एक बार हुई है ना, बच्चे उसमें 2 हैं, लेकिन वो ग्रेविड तो एक दफ़ा हुई ना, तो ग्रेविडा 1, और पैरा 2 क्योंकि उसके जो है 2 लाइव बर्थ हुई। लाइव बर्थ जो हों, वायबल लाइव बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, मतलब टोटल प्रेगनेंसी जो वायबल जेस्टेशन तक आए वो हम पैरा में लिखेंगे, तो वो 2 थी, ठीक है। तो पैरिटी काउंट्स द ट्विन प्रेगनेंसी एज 2, जबकि ग्रेविडा में हम एक ही लिखेंगे, ट्विंस में 1 लिखेंगे। इस तरह एक और एग्जांपल है कि वुमेन विद 4 प्रेगनेंसी, वन ऑफ विच वाज अ मिसकैरेज, अब 4 दफ़ा ग्रेविड थी, उसमें एक मिसकैरेज था, तो पैरा 3 हुए, एक क्योंकि मिसकैरेज हो गया तो +1 लिखेंगे, या A1 भी लिख सकते हैं। करंटली प्रेग्नेंट वुमेन है, जेस्टेशनल 30 वीक्स चल रहा है, विद 2 चिल्ड्रन, अब उसके 2 बच्चे और भी हैं, तो ये 3 ग्रेविडा हो गया, पैरा 2 क्योंकि अभी तीसरा बॉर्न नहीं हुआ। वुमेन एट द 12 वीक in this woman at 12 week in this pregnancy and delivering twins in the previous pregnancy and 6 miscarriages। तो देखिए अभी जो प्रेगनेंसी चल रही है एक वो हो गई, उसके बाद 12 हफ्ता चल रहा है उस प्रेगनेंसी का, ठीक है। पहले उसके 6 मिसकैरेजेस हुए हैं, ग्रेविड तो हुई थी ना वो 6 बार वो, और जो है इसके अलावा इसमें ट्विंस थे पिछली में, तो उसको 1 ही काउंट करेंगे, 7, और 8वां अभी चल रहा है, तो 8 बार ये ग्रेविड हुई है। अब पैरा 2 क्यों लिख रहे हैं, पैरा 2 इसलिए क्योंकि वो 6 उसके मिसकैरेजेस थे, ठीक है, अभी भी वो प्रेग्नेंट, अभी भी वो बॉर्न नहीं हुआ, इस बार वाला भी, सिर्फ 2 ही उसके डिलीवर हुए हैं, ठीक है। डिलीवरिंग ट्विंस 2 थे, ट्विंस थे, तो पैरा ट्विंस में हम पैरा 2 लिखते हैं ना, तो इसलिए ग्रेविडा 8, पैरा 2 +6 उसके अबॉर्शन हुए, ठीक हो गया। सिंपल सा है ये ग्रेविडिटी एंड ग्रेविडा एंड पैरिटी GPA सिस्टम, ठीक है। प्रेगनेंसी की हिस्ट्री में हम ये इस तरह से लिखना होता है हमें। अब आ जाए कि हमने रिव्यू ऑफ सिस्टम किस तरह करना है। इसमें हम ना डायरेक्ट येस या नो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, इसमें हमें एम्पलीफाई करनी है नॉलेज अबाउट द पेशेंट्स मेन कंप्लेंट, इससे हमें हेल्प मिलती है इन स्क्रीनिंग ऑल द सिस्टम, ताकि हमें पैथोलॉजी, कोई भी ऐसी पैथोलॉजी मिस ना हो जाए, तो हम सारे सिस्टम का रिव्यू करते हैं। यहाँ पे लिस्ट है स्टैंडर्ड सीरीज ऑफ रिव्यू सिस्टम क्वेश्चंस की। सबसे पहले है रिव्यू सिस्टम में एक निमोनिक हिंट, हिंट से आप याद रखें, H से हेड, E से आई ईयर, N से नोज एंड साइनसेस, T से थ्रोट। तो हेड में आपने उसमें रिव्यू करना है जो सिस्टम, उसमें आपने हेडेक का पूछना है, हेड इंजरी, डिजीनेस, ठीक है, हेडेक, हेड इंजरी, डिजीनेस। उसके बाद आई पे आ जाए, आई में आपने पूछना है कि आपके विजन चेंजेस तो नहीं हुए, आपको डिप्लोपिया, आंख में दर्द, रेडनेस, कैटरेक्ट का मसला, ग्लोकोमा का मसला, ठीक है। फिर ईयर, ई से ईयर में कानों का पूछे आपको, हेयरिंग का मसला, टिनाइटस, घंटियाँ तो नहीं बजती कानों में, चक्कर आना, वर्टाइगो, कान में दर्द, कान से पानी आना, गंदा आना, डिस्चार्ज आना। फिर नोज़ एंड साइनसेस पे चले जाएंगे, नेज़ल डिस्चार्ज तो नहीं आता, ब्लीडिंग या साइनस पेन। गले में आपने थ्रोट, टी से थ्रोट है, उसमें टीथ और गम की कंडीशन, सोर थ्रोट, हॉर्नेस, ये सारी चीज़ें। हिंट हो गया। अब CVS पे आ जाए, CVS रेस्पिरेटरी, GIT, जेनेटो यूरिनरी, मस्कुलोस्केलेटल। तो CVS में आपने ना इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का पूछना है, उसके सिम्टम, चेस्ट पेन, डिस्निया, पाल्पिटेशन, डिजीनेस, सिनकप, ये होता है। हार्ट फेलियर का पूछेंगे आप, डिस्निया होता है, ऑर्थोपनिया, पैरोसिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया तो नहीं होता रात को लेटे हुए। फिर रेस्पिरेटरी में आप पूछें आपको खांसी तो नहीं है, बलगम तो नहीं आता, खून तो नहीं आता बलगम में, चलने फिरने पे सांस फूलना, वीजिंग, एक्सरसाइज टॉलरेंस कैसी है। फिर GIT पे आ जाए, GI में आप जनरल पूछोगे आपको भूख सही लगती है, वजन चेंजेस हुए हैं, बड़ा है या कम हुआ है वजन, नोज़िया, वॉमिटिंग तो नहीं होता, बाउल हैबिट में आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया है, रेक्टल ब्लीड तो नहीं होता, एब्डोमिनल पेन। इसी तरह फिर लिवर में जॉन्डिस पूछेंगे, हेमेटोमेसिस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, प्रूराइटिस, ठीक है। उसके बाद आ जाए जेनेटो यूरिनरी सिस्टम पे। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में जो है आ जाते हैं यूरिनरी सिम्टम्स, ठीक है। इसमें यूरिनरी सिम्टम्स आ जाएंगे जैसे कि फ्रीक्वेंसी, नॉक्चूरिया, डिस्यूरिया, हेमेच्यूरिया, हेजिटेंसी, ड्रिबलिंग या फोर्स ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। ये सारे यूरिनरी सिम्टम्स पूछेंगे। किडनीज़ का पूछेंगे कि किडनी वाले एरिया पे जो है फ्लैंक पेन तो नहीं होता, रीनल कोलिक, किडनी स्टोन, मास वगैरह। मस्कुलोस्केलेटल में आपने जॉइंट पेन का पूछना है, स्टिफनेस तो नहीं है जॉइंट्स में, वो कैसे, जो लोकेशन है अफेक्टेड जॉइंट की,
वो पूछनी है कि किस जॉइंट में स्टिफनेस या पेन। दूसरा जो स्वेलिंग तो नहीं हो रही वहाँ, रेडनेस, पेन, टेंडरनेस, स्टिफनेस या रेंज ऑफ मोशन कैसी है। इसी तरह फिर आप न्यूरोलॉजिक सिस्टम पे भी जाओगे। न्यूरोलॉजी में आपने ना ओरिएंटेशन पूछनी है, टाइम, प्लेस एंड पर्सन, आप कहाँ हैं, ठीक है, क्या कर, आपका नाम क्या है, किस जगह पे क्या वक्त हो रहा है, दिन है रात है, ठीक है। इसी तरह कॉन्शियसनेस पे आओगे आप, सिनकपी का, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का आपने पूछना है, ठीक है। मोटर में आप जो है मसल वीकनेस का पूछोगे, पैरालिसिस का। सेंसरी में आपने नमनेस, पैरास्थीसिया, पिन्स एंड नीडल्स। मूड और मूवमेंट के लिए आप डिप्रेशन, एंजाइटी और ट्रेमर पूछोगे। एंडोक्राइन के कैसे क्वेश्चन होंगे? एंडोक्राइन में थायराइड को पहले रूल आउट करोगे, हीट इंटॉलरेंस, गर्मी ज़्यादा या सर्दी ज़्यादा तो नहीं लगती, पसीना तो ज़्यादा नहीं आता, या जो है ट्रेमर्स तो नहीं होते, ठीक है। इसी तरह डायबिटीज़ का पूछने के लिए आप पूछोगे कभी ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा पानी तो नहीं पीते, ज़्यादा यूरिन तो नहीं आता, वज़न तो आपको बढ़ा तो नहीं है। कुशिंग के लिए आप पूछोगे कि आपको आसानी से जख्म यानी ब्रूज हो जाना, ठीक है, जो नीर हो जाता है ना, नील पड़ जाता है, तो वो पूछोगे। एक्रोमेगैली में आपने जो है ग्लव या शू का साइज़ चेंज पूछना है कि आपका साइज़ ग्लव का या शूज़ का चेंज तो नहीं हुआ, ठीक हो गया। देन आ जाए उसके बाद पास्ट हिस्ट्री। अब पास्ट हिस्ट्री जो होती है ना, उसमें हमने अपने पेशेंट के पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं, मेडिकल हो, सर्जिकल हो, माजी में आपका कोई इलाज हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो, उसको आप डिवाइड करते हो कि पास्ट मेडिकल में आपको कोई ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं रहा माजी में, डायबिटीज़ का मसला, शुगर का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, हेपेटाइटिस का, HIV, TB का, एस्थमा, COPD, या प्रीवियस आप किसी भी मसले की वजह से हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुई, दाखिल तो नहीं हुई। फिर सर्जिकल पे आ जाए। सर्जिकल में अगर आपकी बाजी में कोई सर्जरी हुई है, अगर हाँ तो कब हुई थी, किस जगह हुई, क्यों हुई थी, इंडिकेशन क्या थी, किस तरह का प्रोसीजर हुआ था, सर्जरी हुई थी, उसमें कोई मसले मसाइल तो नहीं हुए थे, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं करना पड़ा था, ठीक है, ये पूछोगे। फिर ड्रग हिस्ट्री पे आते हैं। सारी ड्रग्स पूछनी है जो आप उनको प्रिस्क्राइब की गई हैं या नॉन प्रिस्क्राइब्ड वो यूज़ कर रही हैं, अगर खुद से भी, तो वो पूछेंगे कब से ले रही हैं, कितना डोज ले रही हैं, क्यों ले रही हैं, इंडिकेशन क्या थी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं, और उससे एलर्जी या रिएक्शन तो नहीं हुआ। पेशेंट के आपने सारी एलर्जीज याद रखें, लार्ज लेटर्स में लिखनी होती है, फ्रंट ऑफ दियर नोट पे, जो पहला पेज होता है ना बायोडेटा के साथ, वहाँ पे आप लिख लें बड़े बड़े लेटर्स में कि इससे इनको एलर्जी है। वो उस एजेंट्स का नाम भी लिखना है और किस तरह का रिएक्शन हुआ था, वो सारी डिटेल आपने एलर्जीज हमेशा फ्रंट पे लिखनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। फिर इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री में आपने पूछना होता है कि वेदर द पेशेंट अप टू डेट इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री है, ठीक है, उसकी सारी इम्यूनाइजेशन हुई है, बचपन में इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री है, हेपेटाइटिस के टीके लगे हैं, टेटनस के बूस्टर्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन ये लगी है, तो ये वैक्सीनेशन भी आपने लाजमी हिस्ट्री में पूछनी होती है। फिर आप आ जाएँ फैमिली हिस्ट्री पे। फैमिली में आपने ना स्टेटस, पेशेंट की इमीडिएट रिलेटिव्स का हेल्थ स्टेटस पूछना होता है घर में कोई ऐसी इलनेस, बीमारी या एज एट द डायग्नोसिस, ठीक है, कॉज ऑफ द डेथ, घर वाले में से अगर किसी की डेथ भी हुई उसकी वजह क्या थी, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी, किस उम्र में वो डायग्नोज हुआ, ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। अब सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, याद रखिए जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है ना, जैसे इस पेशेंट के सपोज फादर है या इसका भाई है, अगर उसकी एज लेस दैन 55 है, अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री जो है फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, उसमें फर्स्ट डिग्री जो मेल रिलेटिव्स हैं और फर्स्ट डिग्री जो फीमेल रिलेटिव्स अगर हैं, यानी अगर मदर को या सिस्टर को 65 की ईयर में कम उम्र में जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, तो उसमें इसको भी रिस्क है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री फीमेल रिलेटिव अगर उनको लेस दैन 65 में, और अगर मेल रिलेटिव्स को लेस दैन 55 ईयर्स एज में। अब आ जाए पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री पे, तो उसको हम डिवाइड करते हैं कुछ कंपोनेंट में कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, आप खाती पीती क्या है, डाइट कैसी, एक्सरसाइज करती हैं। सेक्सुअल हिस्ट्री भी पूछेंगे इसी में, स्मोकिंग पूछेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सेक्सुअल हिस्ट्री में ना आपने डिटेल सेक्सुअल हिस्ट्री सिर्फ तब लेनी होती है जब इंडिकेटेड हो। आप ये क्वेश्चन जो ना सेंसिटिवली पूछते हो और ऑब्जेक्टिवली रिस्पेक्टिंग द पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी। तो उसमें जो आप कोई क्वेश्चन करते हो ना, आप कहते हो कि क्या आप मैरिड हैं, अगर हाँ तो आप उससे जो है पार्टनर्स के बारे में नहीं पूछोगे, ऑब्वियसली मैरिड है तो एक ही पार्टनर होगा, तो ये फिर वो जो है अनएथिकल हो जाएगा, ठीक है। तो मैरिड पूछ लिया तो दैट्स इनफ। एंड देन आप पूछोगे कि आप करंटली जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं, तो व्हाट इज़ योर सेक्सुअल प्रेफरेंस, ठीक है, आपके हाउ मेनी सेक्सुअल पार्टनर्स यू हैव हैड इन द पास्ट ईयर। अगर वो मतलब पहले ही शुरू में ही मल्टीपल पार्टनर्स की हिस्ट्री दे रही हैं, तो उसमें आप पूछोगे कि आपके पास्ट ईयर में आपके कितने पार्टनर्स थे, ठीक है, यानी मल्टीपल पार्टनर्स अगर थे। तो इसके अलावा आप बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करती हैं, कॉन्डोम्स, या डू यू हैव एनी डिफिकल्टी विद सेक्सुअल फंक्शन, हैव यू एवर हैड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STIs तो कभी नहीं हुई, सेक्सुअल इश्यूज़ के बारे में आपका कोई कंसर्न तो नहीं है, आपने कभी HIV की टेस्ट करवाई है, ठीक है। स्मोकिंग हिस्ट्री पे आ जाए। स्मोकिंग, हमेशा रिमेंबर टू टेक अ स्मोकिंग हिस्ट्री, ऑलवेज काउंसल द पेशेंट रिगार्डिंग द एडवर्स इफेक्ट, जो भी स्मोकिंग के होते हैं वो भी आपने उसको समझाना है, आपने
पेशेंट की विलिंगनेस टू क्विट द स्मोकिंग के बारे में भी इंक्वायर करना है कि आप ये छोड़ना चाहती हैं स्मोकिंग, विलिंग है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें पता है मेडिसिन में भी हमने पढ़ा है कि पैक ईयर कैलकुलेट करना होता है। एक पैक जो होता है वो उसमें 20 सिगरेट होते हैं, तो पैक ईयर है क्या, नंबर ऑफ़ सिगरेट एक दिन में उसने कितने स्मोक किए उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कितने सिगरेट्स वो एक दिन में पी रही हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर स्मोकिंग, कितने सालों से यानी वो स्मोक कर रही हैं, डिवाइडेड बाय 20। तो उससे हमारे पास पैक ईयर निकलेगा कि n मल्टीप्लाई बाय ईयर, नंबर ऑफ़ सिगरेट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स डिवाइडेड बाय 20, तो उससे पैक ईयर्स की कैलकुलेशन होगी। वैसे इसके अलावा हमने अल्कोहल का भी पूछना है। हमेशा आपने पेशेंट को ना काउंसल करना है विद हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल रिगार्डिंग उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। अब अच्छा, एबनॉर्मल लेवल, अगर वुमेन जो है मोर देन 2 ड्रिंक्स पर डे पी रही है तो ये एबनॉर्मल लेवल है। मैन अगर मोर देन 3 ड्रिंक्स पर डे पी रहा है तो ये एबनॉर्मल है। एक यूनिट जो है अल्कोहल का उसमें 12 आउंसेस ऑफ बियर होते हैं, ठीक है। अगर एक यूनिट हम देखते हैं ना अल्कोहल का, तो वो 12 आउंस ऑफ बियर के इक्वल है, 5 आउंस ऑफ वाइन के और 1.5 आउंस ऑफ स्पिरिट के, ठीक है। तो ये एक रफ एस्टिमेट है कि इस पर इतनी कंसनट्रेशन होती है, ठीक है, एक यूनिट ऑफ अल्कोहल में। अगर बियर की फॉर्म में पी रहे हैं तो 12 आउंसेस बनेगा, वाइन 5 आउंसेस, स्पिरिट 1.5 आउंसेस। उसके बाद आ जाए केज क्वेश्चनेयर। केज क्वेश्चनेयर में ना हमने हैवी ड्रिंकर्स आइडेंटिफाई करते हैं हम इसमें फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप जो है कि आपको कट डाउन करना पड़े ऑन योर ड्रिंकिंग, ठीक है। आप जो है एक सी से कट डाउन, कि आप मतलब छोड़ दें ड्रिंकिंग। इसके अलावा या ड्रग यूज़ या ड्रिंकिंग वगैरह कट डाउन करना पड़े। ए से है अनॉयड, यानी हैव पीपल अनॉयड यू बार क्रिटिसाइजिंग योर ड्रिंकिंग, आपको उन्होंने तंग किया है आपकी ड्रिंकिंग पे, शराब पीने पे इसको क्रिटिसाइज़ किया है। ए से अनॉयड। जी से है गिल्टी, कि आपने कभी जो है अपनी ड्रिंकिंग के बारे में गिल्टी फील किया है। ई से है आई ओपनर, कभी आपने जो है ऐसा किया है कि आप जो है ड्रिंक पी रही हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ताकि आपकी जो नर्व्स हैं वो स्टडी हो जाएं और आपकी काम हो जाए नर्व्स, या टू गेट रिड ऑफ अ हैंगओवर। तो उसके लिए आपने सुबह सुबह ही जो है इन द मॉर्निंग फर्स्ट थिंग जो है ड्रिंक पी है, इस तरह से आपने पूछना है एज अ आई ओपनर। तो इसमें हम इन सबको 1-1 पॉइंट देते हैं। स्कोर जो है अगर 2 से ज़्यादा है तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, कंसिडर पॉजिटिव स्क्रीन, और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, strongly suggesting a potential problem with the alcohol that warrants further assessment by a clinician। और अगर 0 या 1 है तो उसको हम नेगेटिव स्क्रीन कंसिडर करते हैं, उसमें लो प्रोबेबिलिटी है ऑफ अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर, ठीक है। तो केज क्वेश्चनर एक्चुअली होता ही इसलिए है कि अल्कोहल मिसयूज़ या अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए पेशेंट्स में, ठीक है। तो इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं। सोशल स्टेटस पूछना होता है, उसको एजुकेशन से पता लगेगा, इकोनॉमिक स्टेटस उसकी इनकम से, और वर्क स्टेटस जो है उसके ऑक्यूपेशन से। ऐसे तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हिस्ट्री। नेक्स्ट अब आ जाता है कि हमने एग्जामिनेशन कैसे करनी है गायनेकोलॉजिकल। अच्छा, एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपने याद रखना है कि इनिशियल जो जनरल एग्जामिनेशन होती है ये पार्ट है ओवरऑल असेसमेंट का, ठीक है। हिस्ट्री आपने ली, उसमें आपने फिर जनरल असेसमेंट करनी होती है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है पेशेंट की, वो आप कैसे ऑब्टेन करोगे कि जब पेशेंट आपके पास जो है वॉक करके आएगा एग्जामिनेशन रूम में, ठीक है। तो पुअर मोबिलिटी जो है वो भी अफेक्ट करती है डिसीजन रिगार्डिंग सर्जरी या फ्यूचर मैनेजमेंट, तो इसीलिए हम उसका गेट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स, BMI और ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स जो है ये बिफोर एनी कंसल्टेशन ये ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि आप ये वाइटल साइन, ब्लड प्रेशर भी देख लें, BMI भी देख लें, ठीक है। उसके बाद इसमें समझाया कि कोई भी एग्जामिनेशन हो वो हमने एक पेशेंट से कंसेंट से लेनी होती है और अप्रोप्रिएट प्राइवेसी और सेंसिटिविटी के साथ। चेक एंड एक्सप्लेन द डोर इज़ क्लोज्ड, चेक द पेशेंट्स कंफर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एल्डरली पेशेंट है वो कंफर्टेबल होता है विद द हेड पोजीशन एंड आर दे वार्म इनफ, ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग। तो यानी एल्डरली जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें होते हैं कि जो है वो यानी जिस तरह एल्डरली हैं वो चेयर में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, और वो ये भी इसमें भी कि जो है वो वार्म हो इनफ, ठीक है, यानी एग्जामिनिंग हैंड भी वार्म होना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग। तो इंडिकेट देयर इज़ अ, यानी वो खुद भी वार्म होने चाहिए। इंडिकेट देयर इज़ अ चेयर टू प्लेस देयर क्लोथ्स ऑन एंड मॉडेस्टी शीट टू कवर हर सेल्फ व्हेन लेइंग डाउन, ठीक है। और फीमेल शैपरॉन जो है वो भी प्रेजेंट होनी चाहिए थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। देन आता है ये गुड प्रैक्टिस है कि हम जनरल एग्जामिनेशन परफॉर्म करें, उसमें हमने एग्जामिनिंग हैंड्स, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन भी देखनी होती है ताकि अनीमिया के एविडेंस को देखें। सुप्रा क्लेविकुलर एरिया पालपेट करके देखेंगे नोट्स के लिए, पर्टिकुलरली लेफ़्ट साइड पे
वेयर इन द केसेस ऑफ abdominal malignancy वन माइट palpate द enlarged Virchow's node, ठीक है, जिसको ट्रॉइजियर साइन कहा जाता है। ट्रॉइजियर साइन जो है उसमें Virchow's node इनलार्ज हो जाते हैं, लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर एरिया वाले लिम्फ नोड फर्म होते हैं, इनलार्ज होते हैं, और ये मेटास्टेटिक डिजीज़ होती है एक्चुअली एब्डोमेन की, स्टमक, पेनक्रियाज या कॉलन की, जो यहाँ से थोरेसिक डक्ट के थ्रू आती है। तो ये एडवांस कैंसर को इंडिकेट करता है। तो ये भी चीज़ें आपने देखनी होती है एग्जामिनेशन में। ब्रेस्ट ट्यूमर जिसमें इसके अलावा कह रहा है कि हाँ एक और होता है कि क्रुकनबर्ग ट्यूमर, आगे डिस्कस होगा। अच्छा, थायराइड ग्लैंड भी हम पालपेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ब्रेस्ट को भी हमने एग्जामिन करना होता है एज अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अगर हमें हिस्ट्री या पेल्विक एग्जामिनेशन में इंडिकेटेड है, पार्टिकुलरली रेलिवेंट इफ़ देयर इज सस्पेक्टेड ओवेरियन मास, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो उसमें ब्रेस्ट ट्यूमर भी हो सकता है विद द सेकेंडरीज इन द ओवरी, जिसको हम क्रुकनबर्ग ट्यूमर कहते हैं। एक्चुअली ये मेटास्टेटिक ट्यूमर ओवरी का ही होता है, प्राइमरी साइट तो स्टमक है, लेकिन ये ब्रेस्ट या अदर जीआई कैंसर से भी ओरिजिनेट कर सकता है, ठीक है। क्रुकनबर्ग ट्यूमर जो कि ओवरीज में सेकेंडरीज होती हैं, ठीक है। अगर ब्रेस्ट ट्यूमर हमें मिल रहा है तो हमें मेटास्टेसिस ओवरीज में मिलेंगी। ओवेरियन मास इज लाइकली टू बी अ क्रुकनबर्ग ट्यूमर सिग्निफाइंग द वाइड स्प्रेड कैंसर। इसके साथ साथ प्लूरल इफ्यूजन भी हमें मिल सकती है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एब्डोमिनल असाइटीज़, ठीक है। अब सबसे पहले एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे आ जाएं तो पेशेंट जो है उसको आपने पहले उसका ब्लेडर खाली करवाना होता है, ठीक है। आप वॉशरूम यूज़ करके आएँ, ब्लेडर एम्प्टी करके आएँ हमेशा एग्जामिनेशन से पहले, कंफर्टेबल हो, अनलेस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द यूरिनरी लीकेज में भी हेल्पफुल। उस केस में तो ऑब्वियसली आपने खुद डेमोन्स्ट्रेट करना होता है ना यूरिनरी लीकेज, तो उस केस में आप एम्प्टी नहीं कराओगे। अगर यूरिन इन्फेक्शन या प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपने सैंपल जो है वो टेस्ट करना होगा। पेशेंट जो है कंफर्टेबल होना चाहिए, सेमी रिकम्बेंट पोजीशन में हो, शीट कवर करे उसको वेस्ट डाउन, लेकिन एरिया फ्रॉम द जीफी स्टर्नम से लेके याद रखें सिम्फाइसिस प्यूबिस तक जो है वो एक्सपोज होना चाहिए, बिल्कुल जहाँ जिस तरह यू फिगर में है, जीफी स्टर्नम से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक ये एक्सपोज हो एरिया, ठीक है। पाल्पेशन ट्रेडिशनली हम स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं, राइट साइड ऑफ द पेशेंट पे, और राइट हैंड से ही करते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्ट करेंगे, फिर पाल्पेट, परकस, और फिर अगर अप्रोप्रिएट रहा तो अस्कल्टेट। इंस्पेक्ट में आपने जो है कंटोर एब्डोमिन का इंस्पेक्ट किया, उसमें कोई डिस्टेंशन तो नहीं है, मास या कोई सर्जिकल स्कार, डायलेटेड वेन्स, स्ट्राया ग्रेविडम यानी स्ट्रेच मार्क्स नोट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि आप स्पेसिफिकली अम्बिलाइकस को एग्जामिन करो लेप्रोस्कोपी स्कार्स के लिए, एंड जस्ट अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस फॉर फेनेशियल स्कार, ठीक है, जो स्पेशली सिजेरियन में दिया जाता है फेनेशियल स्कार, तो वो बिल्कुल सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर होता है, उस स्कार के लिए भी देखेंगे। या हिस्टेक्टमी में भी वही इंसिजन दिया जाता है, तो वो देखेंगे, वो तो नहीं है। पेशेंट से हम पूछेंगे कि अपना हेड रेज करे या फिर खांस कर दिखाए, ताकि आप हर्निया या डायवेरिकेशन ऑफ द रेक्टस मसल जो है फिर वो आपको एविडेंट होगी, अगर होगी तो हर्निया या डायवेरिकेशन ऑफ द रेक्टस, उसको हम कहेंगे खांस के दिखाए, ठीक है। उसके बाद आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन में जो है पहली चीज़ कि अगर पेशेंट को कोई भी एब्डोमिनल पेन है तो इसमें जो है सबसे पहले आपने पाल्पेशन जो है उसमें पहली चीज़ कि अगर पेशेंट को कोई भी एब्डोमिनल पेन है तो आपने उससे पूछना होता है कि वो जगह पॉइंट करे कि किस जगह पे दर्द हो रहा है। वो जो एरिया है पेन का उसको आप एग्जामिन नहीं करोगे अंटिल द एंड ऑफ द पाल्पेशन, एंड में आपने वो करना है। पाल्पेशन आप कैसे पाल्पेट करते हो, परफॉर्म करते हो, बाय एग्जामिनिंग द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। वो जो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है वहाँ से शुरू करोगे और प्रोसीड करोगे इन द टोटल ऑफ द 4 स्टेप्स टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। लेफ्ट लोअर से लेके पूरे 4 क्वाड्रेंट से आप राइट साइड पे आओगे, ठीक है। एस शेप बना के ज़्यादातर हम पाल्पेट करते हैं। पाल्पेशन में जो है हमने मास के लिए देखना है, पाल्पेट कर रहे हैं, लिवर को भी कर रहे हैं, स्प्लीन, किडनीज़ को, अगर कोई मास प्रेजेंट है तो हम उसके नीचे पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। वन कैन पाल्पेट बिलो इट, देन इट इज़ मोर लाइकली टू बी एब्डोमिनल मास या पेल्विक मास, यानी अगर उसके नीचे हाथ जा रहा है उस मास के नीचे तो उसका मतलब वो एब्डोमिनल या पेल्विक मास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक पेल्विक मास की जो है वो याद होनी चाहिए कि इट अराइज फ्रॉम द पेल्विस, हैंस अगर वो पेल्विस से मास अराइज कर रहा है तो आप उसके नीचे कभी भी पाल्पेट नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखिए। क्योंकि नीचे अगर मास है नीचे पेल्विस से तो उसके नीचे आपका हाथ नहीं जाएगा, आप पाल्पेट नहीं करोगे, ठीक है। अगर नीचे हाथ जा रहा है तो वो एब्डोमिनल मास है, ठीक है। अगर पेशेंट को पेन है उसके एब्डोमिन में तो आपने जेंटली पाल्पेट करना है, और उसमें साइंस ऑफ पेरिटोनिज्म के लिए देखना है कि गार्डिंग या रिबाउंड टेंडरनेस तो नहीं हो रहा, ठीक है। पेशेंट जो है उसको आपने इनग्वाइनल हर्नियाज के लिए और लिम्फ नोड्स के लिए भी लाजमी उसको एग्जामिन करना है। उसके बाद आता है परकशन। परकशन जो है यूज़फुल होती है अगर फ्री फ्लूइड आप सस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, फ्री फ्लूइड में, तो रिकम्बेंट पोजीशन में असाइटिक फ्लूइड क्या करता है, हॉर्स शू शेप की तरह नीचे सेटल डाउन हो जाता है और डलनेस हमें फ्लैंक्स में मिलती है,
ठीक है, साइडों में, फ्लैंक्स में जो है वो फ्लूइड चला जाएगा। तो जैसे ही पेशेंट अपनी साइड की तरफ करवट लेगा तो डलनेस जो है फिर वो लोअर मोस्ट साइड पे चली जाएगी, इसको कहते हैं शिफ्टिंग डलनेस। और फ्लूइड थ्रिल भी आप एलिसाइड कर सकते हो। इनलार्ज ब्लेडर ड्यू टू यूरिनरी रिटेंशन विल आल्सो बी डल टू परकशन बट इट इज़ लाइकली टू बी वेरी अनकम्फर्टेबल। ठीक है, अगर ब्लेडर एम्प्टी नहीं किया फीमेल है, अगर उसका ब्लेडर फुल था तो वो भी हमें परकशन पे जो है वो जो है परकस होगा, लेकिन डल मिलेगा, ऐसा लगेगा फ्लूइड है क्योंकि वो ब्लेडर फुल हुआ है, लेकिन वो होता अनकम्फर्टेबल है पेशेंट के लिए। तो ऑलवेज ये बेस्ट है कि हम पहले ब्लेडर एम्प्टी करवाते हैं। अस्कल्टेशन जो स्पेसिफिकली रूटीन गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में नहीं की जाती, लेकिन हाँ मेरे पेशेंट्स जो एक्यूट एब्डोमेन के साथ आते हैं, बावल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, पोस्ट ऑपरेटिव इलियस के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में हमें बावल साउंड्स का सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देन अब एब्डोमिनल के बाद आते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन पे। अब विजाइनल एग्जामिनेशन पर प्रोसीड करने से पहले जो पेशेंट का वर्बल कंसेंट है वो हमने लेना होता है, और फीमेल शेपरॉन जो है वो वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए फॉर एनी इंटीमेट एग्जामिनेशन। ठीक है, एक हमारे पास शेपरॉन होनी चाहिए, यानी ऐसी वो ट्रेंड पर्सन होनी चाहिए, एज अ ट्रेंड स्टाफ मेंबर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेसी और डिग्निटी के लिए और इमोशनल सपोर्ट के लिए फी पेशेंट की। तो इसमें आपने जो है ये अच्छी प्रैक्टिस है, इज़ अ गुड प्रैक्टिस एंड कॉमन इन मोस्ट यूके मेडिकल स्कूल फॉर अ स्टूडेंट टू हैव रिटन कंसेंट। ठीक है, उनको लिखवा के रिटन कंसेंट होता है, ये मैंडेटरी है इफ़ द पेशेंट विल बी अंडर एनेस्थेटिक फॉर एग्जामिनेशन। यानी अगर स्पेशली अगर पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया है, वो होश में नहीं है, उसमें तो फिर मैंडेटरी हो जाता है कि कंसेंट सारे मेडिकल स्टूडेंट से लिया जाता है अगर वो जो है एग्जामिनेशन देखना चाह रहे हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन। नॉन स्टेराइल ग्लव्स आप यूज़ करोगे एग्जामिनेशन के लिए अनलेस द पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट। तो प्रेग्नेंट अगर है तो उसमें आपने स्टेराइल ग्लव्स यूज़ करने होंगे। तो देर आर 3 कंपोनेंट टू द पेल्विक एग्जामिनेशन, वही इंस्पेक्ट करना है, नंबर 2 स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन, नंबर 3 बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। इंस्पेक्शन में आपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसके सराउंडिंग की स्किन देख ली। ठीक है, यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है 2.2, इसमें नॉर्मल वल्वा दिखाया गया है, इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपने देखना है, सराउंडिंग स्किन कैसी है, पेरी एनल एरिया। फर्स्ट इंस्पेक्ट अंडर अ गुड लाइट विद द पेशेंट इन द डोर्सल पोजीशन में होगा, उसके हिप्स फ्लेक्स्ड भी होंगे, एबडक्टेड भी होंगे, नीज भी फ्लेक्स्ड होंगे इस पोजीशन में, लिथोटोमी, इसको हम फ्रॉग लेग पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है प्रेफर की जाती है फॉर ऑल सिवाय चिल्ड्रन के, एक्सेप्ट चिल्ड्रन, बाकियों में एडल्ट में ये फ्रॉग लेग पोजीशन में एग्जामिन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। पेशेंट को कहीं वो खांस के दिखाए या बियर डाउन करे तो उसमें अगर कोई भी प्रोलैप्स होगा या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस तो वो डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगी। एबनॉर्मल साइंस जैसे स्किन में डिस्कलरेशन है, लंप है, स्कार किसी प्रीवियस एपिजियोटमी का, डेफिशिएंट पेरिनियम है या प्रोलैप्स हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन भी जो है अगर मिल रही है, जो हम ज़्यादातर डिटेल में चैप्टर 13 में डिस्कस करेंगे, अगर वो है तो आप वो भी इसको डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, तो इंस्पेक्शन के बाद पेल्विक का सेकंड स्टेप होता है स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन। हम स्टीराइल स्पेक्यूलम इंस्ट्रूमेंट जो है वजाइना में इंसर्ट करेंगे और एक क्लियर व्यू ऑब्टेन करेंगे वजाइना का, सर्विक्स भी देखेंगे उसमें, डिसेंट ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स। तो 2 प्रिंसिपल टाइप के वाइड स्प्रेड यूज़ में होते हैं, पहला है बायवाल्व या कस्कोस स्पेक्यूलम, इसकी पिक्चर भी है 2.3 ए फिगर जो है इसमें देखें, ये कस्कोस स्पेक्यूलम होता है, इसको बायवाल्व या कस्कोस कहते हैं, जो कि ना एंटीरियर और पोस्टीरियर वाल जो वेजाइना की है उनको होल्ड करके रखता है पीछे की तरफ, और उससे फिर हमें सर्विक्स विजुअलाइज होगा, जब हम सर्विक्स को ओपन करेंगे तो वो हमें नज़र आएगा। यहाँ से हम देखेंगे तो वो ये उनको एंटीरियर पोस्टीरियर वाल को ओपन करेगा, हमें फिर सर्विक्स नज़र आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है 2.3 बी फिगर में देखिए, ये कस्कोस स्पेक्यूलम की पोजीशन है। स्पेक्यूलम जो है आपने 45 डिग्री पे इंसर्ट करना होता है वर्टिकल। ठीक है, 45 डिग्री पे इंसर्ट करेंगे वर्टिकल, और फिर उसको रोटेट करेंगे वर्टिकली एज इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड। एक बार अगर ये इंसर्ट हो गया तो उसकी ब्लेड आपने फिर ओपन कर देने हैं यहाँ से, ताकि आपको सर्विक्स विजुअलाइज हो। तो 45 डिग्री पे वर्टिकली आप रोटेट करके इंसर्ट करोगे। तो इट इज़ अ रिटेनिंग स्क्रू इसमें होता है, जो कि हम टाइट भी कर सकते हैं ताकि स्पेक्यूलम अपनी जगह पे रहे प्रोसीजर्स के दौरान या सर्वाइकल सैंपल लेने के दौरान, जैसे स्वाब या स्क्रीनिंग, तो वो अपनी जगह पे रहेगा, स्क्रू आप टाइट कर लेते हो तो फिर आपके हैंड्स फ्री होते हैं। देयर आर डिफरेंट साइज़ होते हैं, मोस्ट सेक्सुअली एक्टिव जो इंडिविजुअल्स हैं विल अकोमोडेट अ मीडियम साइज़। स्मॉल साइज़ का स्पेक्यूलम जो है पोस्ट मेनोपॉजल के लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन ऑन ओकेजन जो विजन स्पेक्यूलम है वो भी यूज़ किया जा सकता है। इंटरनल एग्जामिनेशन पेशेंट्स पे जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली कंसीडर करना होता है, केयरफुली डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे और पेशेंट की विश पे। तो सिम्स स्पेक्यूलम में यहाँ फिगर में देखिए 2.4 में ये सिम्स स्पेक्यूलम भी यूज़ होता है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोलैप्स के केस में,
क्योंकि इसमें हम इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं वेजाइनल वाल्स की, ठीक है। तो ये सिम्स स्पेकुलम हम प्रोलैप्स के केस में यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें वेजाइनल वॉल्स की हम इंस्पेक्शन करें। और इसको जो है लेकिन लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में यूज़ करना होता है। यहाँ पे फिगर भी देखें 2.4b सिम्स स्पेकुलम इंसर्ट किया गया है पेशेंट की लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में, और इसको आपने होल्ड बैक करना होता है पोस्टीरियर वेजाइनल वाल पे ताकि आप एंटीरियर वाल को इंस्पेक्ट करो और वॉल्ट को। इसको होल्ड किया पोस्टीरियर वाल पे, देख रहे हो आप एंटीरियर वाल ऑफ वेजाइना को और वॉल्ट को, स्पेकुलम को। अब इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे या विथड्रॉ करेंगे स्लोली ताकि आपको फिर पोस्टीरियर वाल नज़र आ जाए। 180 पे रोटेट करके बाहर की तरफ निकालेंगे तो पोस्टीरियर वॉल नज़र आएगी। वेल्सेल्वा मैन्योवर बियरिंग डाउन भी हम कर सकते हैं प्रोलैप्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। पेशेंट को कहेंगे कि वो वेल्सेल्वा मैन्योवर करें, ठीक है। तो अब जो चॉइस होती है ना स्पेकुलम की, वो डिपेंड करता है पेशेंट की प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम क्या है, या दोनों जो है हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लुब्रिकेशन हमें अवॉइड करनी होती है। और अगर आप सर्वाइकल स्क्रीनिंग का सैंपल लेने के लिए कर रहे हो एग्जामिनेशन, तो उस केस में भी लुब्रिकेंट जो है ना वो साइटोलॉजिकल एनालिसिस के साथ इंटरफेयर कर सकता है, तो लुब्रिकेंट कम यूज़ किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अगर स्वैब्स ले रहे हैं वेजाइनल फॉर्निसिस से और एंडो सर्विक्स से, ठीक है, वो स्वैब्स भी लिए जाते हैं। एंडो सर्वाइकल स्वैब क्लेमाइडिया के लिए, गोनोरिया के लिए एंडो सर्वाइकल कनाल से लिया जाएगा। आल्दो यूरिन टेस्ट भी अवेलेबल है, वो भी किए जा सकते हैं, लेकिन एंडो सर्वाइकल कनाल से स्वाब्स भी लिए जाते हैं। स्वाब हम जो है वो कहाँ डायरेक्ट करेंगे, टू द एरिया ऑफ परुलेंट, वहाँ से स्वाब लेना होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पस से परुलेंट या सिग्निफिकेंट डिस्चार्ज हो रहा है। सर्वाइकल स्क्रीनिंग सैंपल्स जो है हमें स्पेसिफिक गाइडेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करनी होती है, ठीक है। देन आता है अगला जो है थर्ड कंपोनेंट है बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट हमने देखा इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बाद आता है बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। ये जो है यूजुअली हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन के बाद ही परफॉर्म करते हैं। आल्दो इनिशियल जो डिजिटल एग्जामिनेशन है इंडिविजुअल्स में जो कि सिग्निफिकेंटली एंशियस हैं, तो उनमें प्रेफर की जाती है इनिशियल डिजिटल एग्जामिनेशन, ताकि उनके पेल्विक ऑर्गन्स को असेस किया जाए। फिर उसमें कसकोस और ये यूज़ नहीं होंगी, हम डिजिटल ही करेंगे। अच्छा, बाय मैनुअल जो टेक्निक होती है उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वैरायटी ऑफ मॉडल पेल्विसिस जो है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाए कि किस तरह से आप एग्जामिन करोगे, ठीक है। वो आते हैं ना मॉडल्स, तो कुछ यूके मेडिकल स्कूल्स एम्प्लॉय करते हैं गायनोकोलॉजिकल टीचिंग एसोसिएट्स हु आर ट्रेन्ड इन द टीचिंग कम्युनिकेशन अबाउट द पेल्विक एग्जामिनेशन एंड यूज देयर ओन बॉडीज टू टीच द एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड गिव द फीडबैक। इट इज़ कस्टमरी टू यूज़ द लेफ्ट हैंड। याद रखें लेफ्ट हैंड से हमने जो है सबसे पहले लेबिया को जो है पार्ट करना होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड से, और फिर जो है जो वेस्टिब्यूल है उसको एक्सपोज करेंगे। फिर 1 या 2 फिंगर्स राइट हैंड की वेजाइना में इंसर्ट करनी होती है, 1 या 2 फिंगर्स को जो है अपवर्ड पास करना है। याद रखें अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। जिस तरह यहाँ पे ये फिगर है, लेफ्ट हैंड से पहले जो है वेस्टिब्यूल को पार्ट किया था, फिर जो है अब राइट हैंड में जो है 1 या 2 फिंगर्स हमने जो है पास अपवर्ड एंड बैकवर्ड करनी है सर्विक्स तक ताकि हम पहुँच जाएँ। और यहाँ पे ये बाय मैनुअल पेल्विस की एग्जामिनेशन कर रही है यूट्राइन पोजीशन को और साइज़ को असेस करने के लिए, ठीक है। पीछे अपवर्ड एंड बैकवर्ड गए, सर्विक्स को पालपेट किया, कोई उसकी इरेगुलरिटी, हार्डनेस, टेंडरनेस है तो नोट की। लेफ्ट हैंड अब हमारा पेशेंट के एब्डोमेन पे होगा अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और उसको प्रेस डाउन कर रहे होंगे पेल्विस के अंदर ताकि हम फंडस ऑफ द यूट्रस को पालपेट करें, ठीक है। साइज, शेप, पोजीशन, मोबिलिटी, कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस, ये सारी चीज़ें यूट्रस की नोट की। साइज, शेप, पोजीशन, मोबिलिटी, कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस। नॉर्मल यूट्रस याद रखिए पीयर शेप का होता है, 9 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। एंटीवर्टेड होता है, एंटीवर्टेड एंगल ऑफ एक्सेस जो है वो फॉरवर्ड फॉल कर रहा होता है, एनाटमी में हमने डिस्कस किया। नॉर्मली फ्रीली मोबाइल होता है, नॉन टेंडर होता है। इसकी हमारी जो टिप्स ऑफ द फिंगर्स हैं वो हर एक लेटरल फॉर्निक्स में होंगी, ठीक है, टू पालपेट द एडनेक्सा। जो ट्यूब्स हैं और ओवरीज हैं उसको पालपेट करने के लिए हमारी फिंगर्स जो है हर लेटरल फॉर्निक्स में होंगी। फिंगर्स को हमने बैकवर्ड और अपवर्ड पुश करना है, वाइल एट द सेम टाइम पुशिंग डाउन इन द कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया विद द फिंगर्स ऑफ द एब्डोमिनल हैंड। ऊपर से भी जो हैंड है वो भी तो पुश कर रहा है, और ये वाली फिंगर्स जो अंदर हैं वो बैकवर्ड और अपवर्ड होंगे। ऊपर से भी हम प्रेशर लगा रहे हैं हैंड का, ठीक है। तो इट इज़ अनयूजुअल टू बी एबल टू फील नॉर्मल ओवरीज। वो हमें नॉर्मल ओवरीज होती नहीं इतनी है, आलमंड शेप जितनी, तो वो नॉर्मली फील नहीं होती। कोई भी अगर स्वेलिंग है या टेंडरनेस है वो आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर ये फिगर देखें,
2.5 बी फिगर में बाय मैनुअल एग्जामिनेशन जो हो रही है वो लेटरल फोर्निक्स की हो रही है, ठीक है। यूँ फिंगर्स हैं, ऊपर से एब्डोमेन का प्रेशर भी है बाहर से, तो अब हम यूँ जो है वो लेटरल फोर्निक्स को पालपेट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी टेंडरनेस वगैरह होगी वो आपने नोट करनी है। पोस्टीरियर फोर्निक्स को भी पालपेट करोगे ताकि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं जो कि टेंडर हो सकते हैं या स्कार्ड हो सकते हैं इन द इंडिविजुअल्स विद एंडोमेट्रियोसिस। ये बात याद रखिएगा कि जिसको एंडोमेट्रियोसिस होता है पेशेंट को, तो उनके जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स हैं वो हमें स्कार्ड मिलेंगे या टेंडर मिलेंगे, ठीक है। और इसीलिए आपने पोस्टीरियर फोर्निक्स को भी लाजमी पालपेट करना होता है। दैट्स इट। तो ये सिंपल से बाय मैनुअल एग्जामिनेशन दी थर्ड स्टेप था पेल्विक एग्जामिनेशन का, इंस्पेक्शन। उसके बाद हमने देखा पेल्विक एग्जामिनेशन, सॉरी स्पेकुलम एग्जामिनेशन एंड देन बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। 2.6 बॉक्स है इसमें वर्जन और फ्लेक्शन जो है यूट्रस की समझाई है। अच्छा, इसमें इसने बताया है कि जो पोजीशन है और साइज़ होता है ना यूट्रस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी पोजीशन भी और भी साइज़ भी, पार्टिकुलरली पेशेंट में जिसको एनी टाइप ऑफ इंट्रा यूट्राइन इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। अब जैसे अगर हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या सिस्टम इंसर्ट करना चाह रहे हैं या हिस्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं, तो किसी भी इस तरह के प्रोसीजर वगैरह में हमें यूट्रस का एक तो साइज़ और उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रीज़न इसकी ये है कि इंस्ट्रूमेंट जो है हमने यूट्रस में गाइड करना होता है अलॉन्ग इट्स एक्सेस, तो उसमें कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है ताकि हमें हम करेक्टली उसमें उस तक रीच करें। अगर एक्यूटली रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस मिस हो जाता है किसी का, हमारा नॉर्मली एंटीफ्लेक्स्ड यूट्रस होता है, अगर रेट्रोफ्लेक्स यूट्रस है और वो मिस हो गया तो फिर ऑब्वियसली उसमें परफोरेशन हो सकती है थ्रू एंटीरियर या पोस्टीरियर वाल रेस्पेक्टिवली। प्रोसीजर्स के दौरान वो परफोरेट हो सकता है कि वो पीछे की तरफ आया हुआ है एक्यूटली, बेशक एक्यूटली था लेकिन मिस हो गया था, तो इसीलिए जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से फिर वो परफोरेट हो सकता है। अगर एक्यूटली एंटीवर्टेड यूट्रस मिस हो गया तो फिर पोस्टीरियर परफोरेशन हो सकती है। साइज़ जो है इनलार्ज यूट्रस का वो डिस्क्राइब होता है इन टर्म्स ऑफ द साइज़ ऑफ यूट्रस इन वीक ऑफ जेस्टेशन। फॉर एग्जांपल अगर 6 वीक साइज यूट्रस है एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का, यानी 6 वीक साइज यूट्रस क्या होता है, इज़ अ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस ऑफ द साइज एसोसिएटेड विद 6 वीक प्रेगनेंसी। फीमेल है नॉन प्रेग्नेंट, लेकिन उसको हम एक्सप्लेन इस तरह करेंगे कि इसके यूट्रस का साइज़ जो है 6 वीक प्रेग्नेंट यूट्रस इतना है, अबाउट द साइज ऑफ अ स्मॉल ऑरेंज। इसी तरह फॉर वेरी लार्ज यूट्रा इट कैन बी यूजफुल टू डिस्क्राइब द एब्डोमिनल लैंडमार्क। फॉर एग्जांपल आप अम्बिलाइकस या ज़ीफी स्टर्नम यूज़ करोगे और अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड प्रेग्नेंट यूट्राइन साइज़। जैसे हम ऐसे कहेंगे अगर बहुत ज़्यादा इनलार्ज है यूट्रस तो हम कहेंगे हाफ वे टू अम्बिलाइकस, जैसे कि 16 वीक साइज़ बनता है वो, ठीक है, हाफ वे टू अम्बिलाइकस। पेल्विक फ्लोर की टोन भी आपने असेस करनी होती है बाय मैनुअल एग्जामिनेशन में, और पेशेंट को आप कहोगे कि अपने पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करें, तो उससे आपको पेल्विक फ्लोर की टोन का अंदाज़ा होगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे कंप्लीट हुई पेल्विक एग्जामिनेशन। उसके बाद अगला कंपोनेंट आता है रेक्टल एग्जामिनेशन। अच्छा, रेक्टल एग्जामिनेशन सिचुएशंस होती हैं कुछ सिचुएशंस में यानी रेक्टल एग्जामिनेशन जो है वो स्पेसिफिक एडिशनल कंसेंट के साथ करनी होती है, और ये यूज़फुल हो सकता है इन एडिशन टू वेजाइनल एग्जामिनेशन कि हम साथ ही एनल स्फिंक्टर को भी असेस कर लें या प्रोलैप्स को, या फिर हम यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स को ज़्यादा थॉरोली जो है वो पालपेट कर लें, तो इसलिए फिर ज़रूरी होता है कि रेक्टल एग्जामिनेशन भी की जाए। तो ओकेजनली कभी कभार जो है वो रेक्टो वेजाइनल एग्जामिनेशन जो इंडेक्स फिंगर है इन द वेजाइना और जो मिडल फिंगर होगी वो रेक्टम में जो है रख के फिर हम यूज़फुल होता है कि लेजन को रेक्टो वेजाइनल सेप्टम में आइडेंटिफाई करें, ठीक है। यहाँ पर तो सिंपल जो है रेक्टल एग्जामिनेशन हो रही है कि टिप ऑफ द ग्लव्ड इंडेक्स फिंगर जो है वो एनस में इंसर्ट की, इंट्रोड्यूस योर फिंगर टू फॉलो द कर्व ऑफ द सैक्रम, फिर उसको जो है रोटेट द फिंगर एंटीरियरली, एंटेरोलेटरल और लेटरल वाल्स को पालपेट किया और प्रोस्टेट को और सर्विक्स को। अभी जो इसमें मेथड है वो है रेक्टो वेजाइनल एग्जामिनेशन में, जिसमें इंडेक्स फिंगर जो है वो वेजाइना में होगी जबकि मिडल फिंगर जो है वो रेक्टम में, और इसके दरमियान का रेक्टो वेजाइनल जो सेप्टम है इसमें अगर कोई भी लेशन है तो वो इससे आइडेंटिफाई होती है, इसको कहते हैं रेक्टो वेजाइनल एग्जामिनेशन। अच्छा, ग्लोबल कंटेक्स्ट इसने बताया कि रेक्टल एग्जामिनेशन जो है वो एज ए अल्टरनेटिव भी यूज़ होती है टू अ वेजाइनल एग्जामिनेशन, बच्चों में भी और चिल्ड्रंस में भी हु नेवर हैड सेक्स, तो उनमें हम ये रेक्टो वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं अगर अल्ट्रासाउंड अवेलेबल नहीं है एज ए इन्वेस्टिगेशन तो, ठीक है। तो है वैसे ये लेस सेंसिटिव देन द वेजाइनल एग्जामिनेशन और ये क्वाइट अनकंफर्टेबल भी होता है, लेकिन इससे हम कोई भी पेल्विक मास अगर है तो उसका हमें पता लग जाएगा।
Female genital mutilation may be encountered in the girls and women of the sub-Saharan origin. Presence and type must be recorded. किस टाइप की फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन है? कुछ केसेस में this will make vaginal examination impossible. Presence of female genital mutilation must be recorded in the case notes as a legal requirement. Some culture would prohibit examination of a male practitioner except in the cases of emergency. देन लास्ट में प्रोफेशनलिज्म इसने बताया कि पेल्विक एग्जामिनेशन जो है उसको रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो क्लास किया गया है एज ए इंटीमेट एग्जामिनेशन एंड सच शुड बी टॉट इनिशियली बाय सिम्युलेशन एंड देयर आफ्टर विथ कंसेंट. ठीक है, कंसेंट के साथ जो है ये पहले की एग्जामिनेशन करनी होती है. रिटन कंसेंट स्टूडेंट के से भी लिया जाता है प्रायर टू द एग्जामिनेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया या टीचिंग प्रैक्टिस. बच्चों को जिस तरह स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए भी हमें पेशेंट से रिटन कंसेंट लेना होता है. Explanation of the necessity and procedure of the vaginal examination should be given. Female chaperone must be present. That's it. तो समराइज़ करते हैं इस चैप्टर को. साइज़ और कंसिस्टेंसी जो होती है पेल्विक ऑर्गन्स की वो हमें डायग्नोसिस इंडिकेट कर रही होती है. जो भी पेल्विक ऑर्गन का साइज़ है उनकी कंसिस्टेंसी और फिर उस हिसाब से हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं. एक्यूरेट डिटर्मिनेशन एंटीवर्जन की या रेट्रोवर्जन ऑफ द यूट्रस की पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की है. इससे पहले कि आप कोई भी प्रोसीजर करो जिसमें हमें यूट्राइन सर्विस को डायलेट करना पड़े, ठीक है, ताकि आप जो है पहले पता लगाओ, आपने मस लगाना है कि एंटीवर्टेड है या रेट्रोवर्टेड यूट्रस है, वरना आप उसको परफोरेशन कर सकते हो. तो दिस टेक्स एक्सपीरियंस. इसके अलावा एक्सट्रीम रिलक्टेंस टू वेजाइनल एग्जामिनेशन इवन विद अ क्वालिफाइड फीमेल डॉक्टर शुड अलर्ट द प्रैक्टिशनर टू साइकोलॉजिकल इशूज़ दैट शुड बी एक्सप्लोर्ड. ठीक है, अगर जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा ही जो है रिलक्टेंट फील कर रहा है, वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करवा रहा, इवन क्वालिफाइड फीमेल डॉक्टर से भी नहीं करवा रहा, तो वो साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है. उसको फिर आपने एक्सप्लोर करना होगा फीमेल को क्या इशू है. सम पेशेंट्स विल बी रिलक्टेंट टू बी एग्जामिन्ड वाइल ब्लीडिंग, तो उनको हमें रीअश्योर करना होगा और इनकरेज करना होगा कि ये पार्ट है प्रेजेंटिंग कंप्लेन का. और कुछ पेशेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं रिटर्न व्हेन नॉट ब्लीडिंग, यानी वो कहेंगे कि जब ब्लीडिंग नहीं हो रही तो हम तब एग्जामिनेशन करवा लेंगे. अच्छा, इन्वेस्टिगेशन पे आ जाए. एक बार जब आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाती है तो पेशेंट को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप वो प्राइवेसी में ड्रेसअप हो जाए, फिर दोबारा कंसल्टेशन रूम पे आए, उनको बैठा के फिर हम उनके साथ फाइंडिंग्स डिस्कस करते हैं. तो अब हमें ना उनके पूरे केस की समरी देनी होगी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी देना होगा. तो उससे दे विल देन डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट फर्दर इन्वेस्टिगेशन कौन सी उनको करवानी है. स्वाब्स और जो सर्वाइकल एंड यूरिन सैम्पल्स हैं, यूरिन सैम्पल्स विल हैव बीन टेकन अर्लियर इन द एग्जामिनेशन, हमने लिए पहले ही ले लेने होते हैं. यूरिन जो है उसको रखना होता है, उसमें HCG ह्यूमन बीटा ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन देखना होता है प्री मेनोपॉजल पेशेंट्स में अगर इंट्रायूट्राइन एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है. तो अब इस सेक्शन में आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सारी वो इन्वेस्टिगेशंस और इमेजिंग मोडेलिटीज़ जो हमने करनी होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले गायनोकोलॉजी में अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ये यूनिफॉर्मली अवेलेबल है यूके में. बेसिक कॉम्पिटेंस इन द गायनोकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड इज अ पार्ट ऑफ RCOG करिकुलम फॉर ट्रेनिंग डॉक्टर्स. अल्ट्रासाउंड इमेजिंग यूट्रस की भी और एडनेक्सा की इन्वेस्टिगेशंस का पार्ट है of nearly all gynecological problem, perhaps with the exception of contraception and the sexual health screening in asymptomatic individuals and hormonal management such as menopause and premenstrual syndrome. pelvic ultrasound जिसमें हम ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड TB USS परफॉर्म करते हैं is an investigation of choice in many gynecological problem in adult. एक तो एब्डोमिनल होता है ना, एब्डोमिन पर प्रोब रखते हैं अल्ट्रासाउंड करते हैं. दूसरा ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें प्रोब वेजाइना में इंसर्ट करना होता है. तो प्रोब को क्लीन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेशेंट उसके सामने ही, और उसके कवर कर देंगे प्रोब कवर के साथ या कॉमनली लेटेक्स फ्री कॉन्डम के साथ कंटेनिंग द अल्ट्रासाउंड जेल ऑन द इनसाइड एंड आउटसाइड. अब ये प्रोब फिर हम वेजाइना में इंसर्ट करेंगे और इमेजेस जो हैं वो स्क्रीन पे देख रही होंगी. इमेजेस जो है वो पेशेंट के साथ शेयर करेंगे इफ़ अप्रोप्रिएट. प्रोब जो है वो हमने जो है इंसर्ट किया वेजाइना में, इमेजेस जो है वो स्क्रीन पे व्यू की, इमेजेस जो है वो पेशेंट के साथ शेयर करेंगे इफ अप्रोप्रिएट. वंस करेक्ट इमेज हैज़ बीन डिटरमाइंड, presence of pain and the correlation with the images can be useful diagnostically. The resolution of the transvaginal ultrasound scan is high. इसमें बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होती है, पार्टिकुलरली अगर ऑर्गन जो है वो क्लोजली लाई कर रहा है टू द प्रोब, और जो डेप्थ है इमेजेस की वो विजिबल होती है अराउंड 12 सेंटीमीटर. अच्छा, एक्सेलेंट इमेजेस जो है यूट्रस की और एडनेक्सा की और इंटरनल आर्किटेक्चर की ऑफ द मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम फैलोपियन ट्यूब्स मिल जाती हैं व्हेन एबनॉर्मल एंड ओवरीज आर अचीवेबल. जैसे अगर आप ये फिगर देखें 2.6 A से लेकर D तक, तो A में देखिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन है नॉर्मल यूट्रस का,
ठीक है। यहाँ बी में जो है ये लेफ़्ट और राइट जो ओवरीज़ हैं उनका है, ठीक है। और सी फिगर में ये जो है सी फिगर आप ये देखें, सी फिगर में जो है ना ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है इसका हेमरेजिक सिस्ट का, ठीक है। और यहाँ पर मल्टी सेप्टेटेड सिस्ट जो है यहाँ पे नज़र आ रही है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे, ठीक हो गया। तो एज वेल एज इमेजेस ऑफ द इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसीज भी हमें पता लग जाती हैं। तो वो जिन्होंने कभी भी फीमेल्स जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हैं, या फिर जो बच्चे हैं या टीनेजर्स गर्ल्स आती है हमारे पास, या और कुछ एल्डरली पेशेंट्स, तो उनमें हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर उनमें ट्रांसवेजाइनल नहीं करते। अच्छा, लेकिन कुछ जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें लार्जर पेल्विक मास होता है, बड़ा मास है, तो उसमें हमें दोनों तरह के अल्ट्रासाउंड यूटिलाइज़ करने होंगे, ठीक हो गया। Installation of saline through the cervix. Saline installation sonography allows the distension of cavity of the uterus to enable the detection of abnormalities such as endometrial polyps and submucosal fibroids, ठीक है। आपने स्लाइन जो है सर्विक्स के थ्रू इंस्टॉल करना होता है। स्लाइन इंस्टॉलेशन सोनोग्राफी करोगे तो उससे क्या होगा कि यूट्रस की कैविटी डिस्टेंड हो जाएगी, तो उसमें आपको एब्नॉर्मलिटी जैसे एंडोमेट्रियल अगर पॉलिप है अंदर, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है, तो वो भी नज़र आ जाएगा। तो स्लाइन भी हेल्पफुल होता है इसमें। अच्छा, 3D ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है उसने भी डायग्नोसिस को इम्प्रूव कर दिया है स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज़ यूट्रस की। T2 वेटेड MRI, डिफ्यूजन वेटेड MRI जो होती है, आल्दो है एक्सपेंसिव, लेकिन वो भी रिक्वेस्ट की जाती है ताकि अगर फाइब्रॉइड चेंज को डिस्टिंग्विश किया जाए, फाइब्रॉइड चेंज फ्रॉम द एडिनोमायोसिस, एंड टू डिलीनिएट द ओवेरियन सिस्ट and assess the malignancy. It can also be used to identify the structural abnormalities in the genital tract. जिस तरह अगर देखें 2.7A से लेके C में, तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नॉर्मल पेल्विस की दिखाई गई है, ठीक है। इसमें देखें आप जो है लॉन्ग एरो, एंडोमेट्रियम, शॉर्ट एरो, इनर मायोमेट्रियम एंड सर्विक्स, ठीक है। एरो हेड जो है यहाँ पे इतने एरोस विजिबल नहीं है, लेकिन एरो हेड जो आउटर मायोमेट्रियम को शो कर रहा है, ये क्लियर नहीं है पिक्चर। अच्छा, ये जो बी फिगर है, लेकिन ये देखिए किस तरह होती है MRI। बी फिगर में एक्सियल MRI है पेल्विस की, पेशेंट विद यूट्रस डायडेल्फिस एंड डबल सर्विस, ठीक है। इसके डबल यूट्रस है, डायडेल्फिस। तो लॉन्ग एरो से शो हो रहा है ओवरीज है, शॉर्ट एरोस में सर्विस, एरो हेड में फॉलिकल है। ये कोरोनल MRI, ये एक्सियल हो गया। एक कोरोनल MRI जिसमें यूट्रस डायडेल्फिस है, ठीक है। एरोस मुझे नज़र नहीं आ रहे इसमें, जो है वो ब्लैक है पूरी पिक्चर, तो उसने इंडिकेट किया है वैसे, इसको आप छोड़ दें। बस आपको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन वेटेड MRI भी है, ये भी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और एक्सपर्ट 3D ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है एक चीपर अल्टरनेटिव है इसका, वो सस्ता भी है और अच्छा है। वाइल मैलिग्नेंसी जो है वो CT पे आइडेंटिफाई होती है। जब भी आइडेंटिफाई हो तो उसमें फिर हमें CT करना होगा। जब भी मैलिग्नेंसी आइडेंटिफाई हो तो हम CT करेंगे टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ द डिजीज़, ठीक है। स्टेज ऑफ द डिजीज़ पता लगवाने के लिए, दैट्स इट। तो नेक्स्ट इसके बाद जो है अगला टॉपिक रह गया है एंडोमेट्रियल बायोप्सी, लेकिन उससे पहले एक क्लिनिकल कंटेक्स्ट का टेबल है। इसमें देखिए इन्होंने बॉक्स 2.9 में एक्सप्लेन किया है कि अल्ट्रासाउंड इमेजिंग जो है पेल्विक ऑर्गन्स की आजकल वो पार्ट बन गई है रूटीन असेसमेंट का इन द गायनोकोलॉजी इन द UK, लेकिन इसने पेल्विक एग्जामिनेशन को रिप्लेस नहीं किया। पेल्विक एग्जामिनेशन भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, वो भी करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन है। अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की एक्सेलेंट रेजोल्यूशन है, इतना एक्सपेंसिव है, महंगा भी नहीं है, और इससे एक्यूरेट इंस्टेंट डायग्नोसिस हो जाती है मैनी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, जिसमें एक्यूट एंड अर्ली प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स भी पता लग जाती है। अवेलेबिलिटी अल्ट्रासाउंड की बिफोर एंड ड्यूरिंग अ गायनोकोलॉजिकल कंसल्टेशन कैन ऑफन अवॉइड द नीड फॉर पेशेंट टू रिटर्न टू सी द प्रैक्टिशनर, ठीक है। फिर प्रैक्टिशनर की को भी दिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर अल्ट्रासाउंड ही करवा लेते हैं पेल्विक का। यूट्राइन और ओवेरियन पैथोलॉजीज़ की स्पेसिफिक अपीयरेंस होती है और उनको हम एक्यूरेसी से डायग्नोस कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट में MRI है, यूजुअली वैसे गायनी में इतना नीडेड नहीं है। इंक्रीजिंगली 3D अल्ट्रासाउंड हम यूज़ करते हैं ताकि यूट्राइन और एडनेक्सल एब्नॉर्मलिटीज़ को डायग्नोस करें। 3D अल्ट्रासाउंड, ठीक है, वो अलग है। इंक्रीज BMI जिनका होता है, मोटे लोग होते हैं ज़्यादा, तो उनमें विजुअलाइजेशन में मसला हो सकता है पेल्विक स्ट्रक्चर्स में ऑन द ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन, दैट्स इट। अब अगली इन्वेस्टिगेशन है एंडोमेट्रियल बायोप्सी। अच्छा, एंडोमेट्रियल बायोप्सी याद रखें, एंडोमेट्रियम की बायोप्सी हम परफॉर्म करते हैं बगैर एनेस्थीसिया के मोस्ट पेशेंट्स में, और ये 45 से ज़्यादा उम्र वालों में इंडिकेटेड होती है जिनको मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है या पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, 45 के बाद भी। आफ्टर इंश्योरिंग के पेशेंट प्रेग्नेंट ना हो तब करेंगे, ठीक है। तो फिगर ये 2.8 है, इसमें एंडोमेट्रियल सैम्पलर बना हुआ है, ठीक है, ये एंडोमेट्रियल सैम्पलर है।
अच्छा, ये जो एंडोमेट्रियल बायोप्सी होती है, यहाँ पर आप फिगर में भी देखें, ये एंडोमेट्रियल क्यूरेट है और उससे बायोप्सी ले रहे हैं। तो ये ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के ज़रिए की जाती है, आउट पेशेंट या इन पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी और गाइडेड बायोप्सी के ज़रिए वेयर इंडिकेटेड, ठीक है। इन एडिशन टू इमेजिंग, हिस्टोलॉजी एंड इस हिस्टोलॉजी देयर आर नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि गायनी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉमन भी है। उसका एक पूरा टेबल है जिसमें सबसे पहले आ जाता है कॉमन इन्वेस्टिगेशन गायनी की FBC हेमेटेनिक्स इन द एनीमिक पेशेंट, फुल ब्लड काउंट, ठीक है, फुल ब्लड काउंट और हेमेटेनिक्स। तो इसमें अगर किसी फीमेल में आप हेवी ब्लीडिंग वाली फीमेल में अनीमिया सस्पेक्ट कर रहे हो तो आपका फुल ब्लड काउंट करवाओगे, और या फिर प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के लिए भी। तो रिजल्ट्स में हमें लो हीमोग्लोबिन मिल सकता है, लो NCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, आयरन स्टोर कम मिल सकते हैं। दूसरी टेस्ट में ज़्यादातर FSH LH के लेवल भी हम आपने OPD में बहुत देखा होगा गायनी वार्ड्स में, FSH LH और E2 यानी ईस्ट्रोजन जो है ये अर्ली फॉलिकुलर फेज़ में लिए जाते हैं। तो क्यों? जब फीमेल इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ आती हैं या मेनोपॉजल सिम्टम्स के साथ आती हैं तो हम ये लेवल्स करवाते हैं। तो इसमें अगर ओवेरियन फेलियर हुआ है फीमेल को तो उसके गोनेडोट्रोफिन्स बढ़े हुए होंगे, ठीक है। लेकिन E2 और E2 लो होगा, ईस्ट्रोजन लो होगा, FSH बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, ओवेरियन फेलियर में, जबकि गोनेडोट्रोफिन्स बढ़े हुए होंगे। इसी तरह अगर किसी का हाई LH मिल रहा है, LH हाई है PCOs में बट कैन कैप्चर ओव्यूलेशन, लो FSH लेकिन अगर है लो FSH LH ईस्ट्रोजन तो वो हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म है फीमेल को, ठीक है। तो उस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, बाकी चैप्टर्स में भी डिटेल में देखेंगे। फिर प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल भी करवाए जाते हैं। क्यों? मिड ल्यूटेल फेज प्रोजेस्ट्रॉन लिया जाता है 21 डे पे, यानी 28 डे का साइकिल है फीमेल का पीरियड्स का। तो हम उसका जब 21वां दिन होगा तब मिड ल्यूटेल फेज में हम उसका प्रोजेस्ट्रॉन टेस्ट करते हैं, ठीक है। 7 दिन बिल्कुल अगला मेंस्ट्रुएशन होने से 7 दिन पहले, अगर लॉन्गर साइकिल है तो अगला पीरियड स्टार्ट होने से 7 दिन पहले लिया जाता है प्रोजेस्ट्रॉन लेवल। इससे एक्चुअली हम ओव्यूलेशन को कंफर्म कर रहे होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल से हमें ओव्यूलेशन कंफर्म होगी। इसी तरह HVS फॉर द माइक्रोबायोलॉजी, HVS एक्चुअली हाई वेजाइनल स्वाब है माइक्रोबायोलॉजी के लिए। ये जब फीमेल हमारे पास वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ आती है या सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के रिस्क के साथ आती है तो उसमें हम हाई वेजाइनल स्वाब लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करते हैं, वो वेजाइनल स्वाब लेते हैं कि क्लेमाइडिया के लिए, ठीक है। तो उसमें रिजल्ट हमें पॉजिटिव कल्चर मिल सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद है एक फ़ीमेल आती है हमारे पास इर्रेगुलर ब्लीड के साथ। तो इसमें इरेगुलर ब्लीड के साथ फीमेल आती है, सिस्टमिक सिम्टम्स भी हैं अगर उसको, तो उसमें ना हमें एंडोक्राइन टेस्ट करवाने होते हैं। तो उसमें हमें एबनॉर्मल थायराइड फंक्शन रिजल्ट भी मिल सकता है, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ भी मिल सकता है, एंड्रोजन्स बढ़े हुए मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस की तरफ इशारा करेंगी। इसी तरह अगर कोई फीमेल आपके पास जो है आती है, ओवेरियन रिजर्व चेक करना है अगर आपने फीमेल का, तो आप एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट होता है वो करते हो। ये इंडिकेट करता है हाई, मीडियम या लो फर्टिलिटी पोटेंशियल कितना है फीमेल का। ओवेरियन रिजर्व के लिए आप एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट करते हो, ठीक है। तो इसके अलावा अच्छा, बीटा HCG जो है एक और टेस्ट होता है प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए, और इन केसेस ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन में स्पेशली ये किया जाता है बीटा HCG, ठीक है। जिस तरह एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, दैट्स इट। अब इसके की लर्निंग पॉइंट्स देख लेते हैं चैप्टर के। हमने सीखा कि कंसल्टेशन जो है हम प्राइवेट इन्वायरमेंट में हमने परफॉर्म करनी होती है सेंसिटिव फैशन में। प्रैक्टिशनर अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा कर्टियस मैनर में और एक्सप्लेन करेगा कि वो क्या प्रोसीजर करना चाह रहा है, क्यों कर रहा है। प्रैक्टिशनर फेमिलियर होना चाहिए विद हिस्ट्री टेम्पलेट एंड यूज़ इट रेगुलरली टू अवॉइड ओमिशन। रिमेंबर टू समराइज हिस्ट्री टू द पेशेंट, इससे पहले कि आप एग्जामिन करो आप हिस्ट्री उसको समराइज़ करके बताओगे। और फीमेल चैपरन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए इंटीमेट एग्जामिनेशन के दौरान। प्रैक्टिशनर जो है वो सेंसिटिव हो टू द पेशेंट्स नीड एंड एंजाइटी एंड रिस्पेक्ट द पेशेंट्स प्राइवेसी एंड डिग्निटी। एग्जामिनेशन जो है वो जनरल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट से ही जो है बिगिन होनी चाहिए। उसको पहले जनरल असेसमेंट करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू इन्फॉर्म द प्रैक्टिशनर इफ़ द एग्जामिनेशन इज़ अनकम्फर्टेबल, तो वो उसको बता दें। Positioning or acknowledgement of anxiety are key to successful examination. Practitioner should reassure the patient during examination and give the feedback about what is being done. Sensitive observation can be made to check discomfort, sensation, correlation with reported symptom. Examination के बाद practitioner जो है वो make sure कि patient comfortable हो और privacy में dress हो जाए। Practitioner को findings भी explain करनी चाहिए, patient को भी suitable language में, और अगर वो patient के अपने कोई questions है तो वो भी पूछ ले। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप बनाओगे, अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करोगे। ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड हमने पढ़ा कि इनएक्सपेंसिव है और एक्यूरेट एड है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मोस्ट गाइनी कंडीशन।
फर्दर इमेजिंग मोडेलिटीज़ जो है हम यूज़ करते हैं टू एड मोर कॉम्प्लेक्स डायग्नोसिस. बायोकेमिस्ट्री और हेमाटोलॉजी में कंप्लीट दीज फाइंडिंग्स प्लस सर्वाइकल स्क्रीनिंग स्वैब्स एंड यूरिन. हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन फ्रॉम एंडोमेट्रियम और सुपरफिशियल बायोप्सी में भी रिक्वायर्ड. ठीक है, दैट्स इट. यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. लास्ट में जो है कुछ केस हिस्ट्रीज़ हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. उससे पहले थोड़ा सा हम इरफान मसूद से रिवाइज़ कर लेते हैं टॉपिक कि हमने देखा जनरल एग्जामिनेशन में सबसे पहले वाइटल्स हमने चेक करने, पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, नॉन वाइटल्स में अनीमिया, जॉन्डिस, हाइट, वेट, BMI देख लिया, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स चेक किए. फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से शुरू करते हैं. उसमें प्री रिक्विसाइट्स होते हैं. पेशेंट को आगे अपना ब्लेडर एम्प्टी करे, पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए, सेमी रिकमेंड पोजीशन में लाए करे. ठीक है, पेशेंट जो है जीफी स्टर्नम से प्यूबिक तक आपने उसको एक्सपोज करना है. राइट साइड पेशेंट पे खड़े होकर राइट हैंड से पालपेट वगैरह करोगे, एग्जामिन करोगे. लेकिन सबसे पहले इंस्पेक्ट करना होता है स्किन के कलर, क्वालिटी कैसी है, एब्डोमिनल डिस्टेंट तो नहीं है, हर्नियल ओरिफाइसेस, कोई सर्जिकल स्कार, अम्बिलाइकल स्कार है तो लेप्रोस्कोपी है, फेनिशियल होगा तो वो सिजेरियन होगा. पालपेट करोगे उसमें गार्डिंग, रिजिडिटी, टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस देखोगे. सुपरफिशियल में डीप पाल्पेशन में आपने विजरा की इन्लार्जमेंट देखनी है, कोई मास अगर प्रेजेंट है तो वो देखना है कि वो पेल्विस से अराइज कर रहा है एब्डोमेन से. अगर आपको नहीं मिल रहा तो मास के नीचे जाओगे. ठीक है, इफ अराइजिंग फ्रॉम द पेल्विस. परकशन अस्कल्टेशन करोगे. अस्कल्टेशन जो है पोस्ट ऑपरेटिवली की जाती है बॉबल ऑफ साउंड को सुनने के लिए, ऑर्गन इन्लार्जमेंट देखने के लिए. परकशन नोट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर डल नोट मिल रहा है तो उसका मतलब कोई सॉलिड मास है. टिम्पैनेटिक है तो उसका मतलब है कि बॉबल डिस्टेंडेड है, एयर है उसमें. डल मिल रहा है तो वो फ्लूइड में भी मिलता है, फिल्ड इनलार्ज ब्लेडर में. असाइटीज़ में शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थिन मिलता है. ठीक है, तो ये एब्डोमिनल होगी. फिर आती है पेल्विक एग्जामिनेशन. इसमें 3 स्टेप्स से इंस्पेक्शन था. इसके अलावा इसमें स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन और बायो मैनुअल. प्री रिक्विसाइड में जनरली आपने रिलैक्स करना होता है कि जो है जनरल रिलैक्सेशन कैन बी अश्योर्ड बाय नोटिंग द एब्डोमेन इज सॉफ्ट. नोट करेंगे एब्डोमेन सॉफ्ट है. ठीक है, नर्स या शेपरॉन रूम में होनी चाहिए. वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज़ करने हैं. हर एक स्टेप आप इस एक्सप्लेन करोगे और पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट दोगे. पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ज़्यादातर जो है वो फ्रॉग लाइक पोजीशन होती है. ठीक है, डोर्सल जब मोस्ट कॉमन जो पोजीशन है वो डोर्सल है, कस्को से स्पेक्यूलम यूज़ करते हो. दूसरी होती है लेफ्ट लेटरल, ये प्रोलैप्स के लिए आप यूज़ करते हो. उसमें आप सिम्स स्पेक्यूलम यूज़ करते हो वेजाइनल वाल्व्स को एग्जामिन करने के लिए. इंस्पेक्शन में आपने वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स इंस्पेक्ट की. कोई स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, स्किन चेंजेस, अल्सरेशन, ब्लीडिंग तो नहीं है. तो स्पेक्यूलम का एग्जामिनेशन का प्रोसीजर यूँ है कि कस्कोस ज़्यादातर यूज़ होता है. वार्म होना चाहिए, वेल लुब्रिकेटेड. लेबिया मेजोरा को आपने पार्ट किया हैंड के साथ, स्पेक्यूलम इंसर्ट किया अपवर्ड और बैकवर्ड और फिर उसको वेजाइना की तरफ एडवांस किया. स्पेक्यूलम से आप डायरेक्टली जो सर्विक्स को विजुअलाइज करोगे. अगर एक बार ब्लेड्स ओपन हो जाते हैं, वाइल रिमूविंग द स्पेक्यूलम मेक श्योर कि आप जो है स्लाइड करें, ब्लेड्स ओपन हो वाइल स्लाइडिंग ओवर द सर्विक्स एंड शुड नॉट बी क्लोज्ड एट द इंट्रोइटस, वरना वो स्किन जो है वेजाइना की आ जाएगी म्यूकोसा उसके साथ. तो बंद ब्लेड्स के साथ आपने रिमूव नहीं करना स्पेक्यूलम. जब भी आप निकाल रहे हो तो मेक श्योर कि उसके ब्लेड्स ओपन हो. फिर आती है बायो मैनुअल वेजाइनल एग्जामिनेशन. इट इज़ कस्टमरी टू यूज़ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द वेजाइना एंड टू प्लेस द लेफ्ट हैंड ऑन द एब्डोमेन. ठीक है, राइट हैंड की फिंगर्स जो है वेजाइना पे हो, लेफ्ट हैंड एब्डोमेन पे होना चाहिए. और वर्जिन या चाइल्ड में आप ये परफॉर्म नहीं करोगे, सिर्फ उनमें आपने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन काफ़ी होती है. इसके अलावा BVE चेकलिस्ट क्या है, सर्विक्स की कंसिस्टेंसी. बायो मैनुअल वेजाइनल एग्जामिनेशन में सर्विक्स में उसकी कंसिस्टेंसी भी देख रहे हो, टेंडरनेस, एक्सटर्नल ऑस या कोई मास. यूट्रस भी देख रहे हो. इसमें आप यूट्रस की आप एक्सेस देख रहे हो, एंटीवर्टेड है, एक्सियल है या रेट्रोवर्टेड है, उसका साइज़ कैसा है. ठीक है, साइज़ इक्विवेलेंट टू जेस्टेशनल वीक ऑफ द ग्रेविड यूट्रस, यानी ग्रेविड यूट्रस जितना है. तो एक्सेस देख लिया, यूट्रस का साइज़ देखा हमने. साइज़ मैंने आपको बताया कि ग्रेविड यूट्रस की तरह बताते हैं कि 6 वीक ग्रेविड यूट्रस जितना है. कंसिस्टेंसी देखेंगे यूट्रस की और उसकी मोबिलिटी, यानी यूट्राइन मास अगर होगा तो वो सर्विक्स के साथ मूव करेगा और ओवेरियन मास लेकिन नहीं मूव करेगा. ठीक है, तो मोबिलिटी. एडेनेक्सा तीसरा देखना होता है. एडेनेक्सा में नॉर्मल ओवरीज कभी भी पालपेट नहीं होती. ठीक है, पैथोलॉजी होगी तो पालपेट होगी. इसके अलावा एडेनेक्सा में अगर कोई महासेट टेंडरनेस है, टेंडरनेस के अलावा यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स आपने पालपेट करने होते हैं पोस्टीरियर फोर्निक्स में. ठीक है, और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट वहाँ पे शॉर्ट भी हो सकता है या स्कार्ड भी हो सकता है अगर उस पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है. दैट्स इट. तो रिवाइज कर लेते हैं. इसकी सेल्फ असेसमेंट है, एग्जाम में से भी इस पर से क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहले केस 1 हिस्ट्री है कि 32 ईयर ओल्ड एफ्रो कैरिबियन टीचर जो है वो हैज़ कम टू द क्लिनिक टू सी यू. शी हैज़ हैड इंक्रीजिंगली हैवी पीरियड ओवर द लास्ट 18 मंथ से. उसको हैवी पीरियड्स हैं, हर पीरियड्स आर रेगुलर, देयर इज़ नो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ना ही पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग. 5 दिन से ब्लीडिंग होती है हर 28 दिन के बाद.
ये इसका साइकिल हो गया. ऑन द सेकेंड एंड थर्ड डे ऑफ द ब्लीडिंग शी यूज टेम्पर एंड टॉवल्स टुगेदर, साथ यूज़ करती है, विच गेट्स सोक्ड इन द ब्लड विद इन 1 hour. In the classes she has had to run out when she had flooding, and she has passed clots about 4 centimeters in size. She is really embarrassing with the school children, and she has had to wear nappies just in case. She is avoiding classroom teaching while she has period but cannot explain why to her male head teacher. ऑब्वियसली ये एम्बेरसिंग बात है जो वो अपने मेल हेड टीचर को नहीं बता सकती कि मैं क्यों एब्सेंट होती हूँ. When her period finishes she feels washed out and easily gets shortness of breath. जब भी वो एक्सरसाइज करती हैं, she had not tried any treatment so far. She has never been pregnant and hoped to get pregnant soon after her marriage last year, but nothing has happened in the last 8 months. She has never had STI, is in her only and stable sexual relationship and has no abnormal vaginal discharge, and her cervical screening history is normal. लास्ट स्क्रीनिंग 2 साल पहले हुई, ठीक है. क्वेश्चनिंग पे उसने बताया कि फीलिंग ऑफ फुल इन द एब्डोमेन व्हेन शी लाइज ऑन हर स्टमक. देयर इज़ नो पेन as such and sex is not painful. She has never had surgery, has a healthy lifestyle, does not smoke or drink much alcohol and has no medical condition. There is no family history of illness, no allergic to any prescribed medicine. Examination पे abdomen distended मिला by a hard mass rising from the pelvis and coming halfway between the pubic symphysis and umbilicus. It is not tender. कस्को स्पेकुलम पे वो सर्विक्स भी नॉर्मल नज़र आया है. बायोमेनुअल एग्जामिनेशन पे एंटीवर्टेड यूट्रस है, enlarged to the size of a melon, about 16-week size of a pregnant uterus. तो अब इसने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन किए इसने पूछा है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री. तो उसका आंसर है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री के यहाँ पे वो है, वो क्लियर हिस्ट्री है मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस की और टाइम स्केल ओवर विच इट अकर्ड. देयर आर 3 इशूज़. पहला ये कि इसको हैवी एम्बेरसिंग पीरियड्स होते हैं, लाइकली सिम्टम्स हैं अनीमिया के, और डिज़ायर है टू गेट प्रेग्नेंट सो फार विदाउट सक्सेस. हेल्दी लाइफस्टाइल और लैक ऑफ प्रीवियस सर्जरी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इन केस ऑफ सर्जरी रिक्वायर्ड. इसको कोई एलर्जी भी नहीं है, ड्रग एलर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो फॉर द मेडिकेशन. दूसरा सवाल इसने किया कि अब कौन सी इन्वेस्टिगेशन इस केस में आप कमेंस करवाओगे. तो इन्वेस्टिगेशन में आपने इसमें फुल ब्लड काउंट करवाना है अनीमिया के लिए, विदाउट पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड डिजीज़. बायोकेमिकल थायराइड फंक्शन आप इंडिकेट नहीं करोगे क्योंकि फैमिली हिस्ट्री नहीं है. जैसे कि इसका साइकिल रेगुलर है तो कोई और हार्मोनल टेस्ट जो है आप इस स्टेज पे नहीं करोगे. दूसरा जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन है उस पर हमें यूट्रस जो है वो इनलार्ज नज़र आ सकता है, ठीक है. उस किया गया इस फीमेल का, वो तो वो इनलार्ज नज़र आया. यूट्रस फाइब्रॉइड्स थे, 3 फाइब्रॉइड्स थे एट विच लार्जेस्ट 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर का था एट द फंडस. 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड भी यूट्राइन कैविटी में मिला है. तो आगे इसने थर्ड क्वेश्चन किया कि अब आप इसको क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करोगे. तो ट्रीटमेंट याद रखिए कि हमने पेशेंट के साथ डिस्कस करना है एज डिस्क्राइब्ड इन द लेटर चैप्टर. पेशेंट को जो है ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ हर सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड से ही फ़ायदा होगा, जो कि प्रोबेबली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह बन रहा है, एंड आल्सो हर सब फर्टिलिटी. ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन करवानी होगी सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड की, ठीक है. दैट्स इट. तो नेक्स्ट केस है, एक और क्वेश्चन है कि 32 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट करती है इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स के साथ फॉर मेनी ईयर्स. उसको कभी भी इसने सर्वाइकल स्क्रीनिंग नहीं करवाई, उसको इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स है, ठीक है. इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स की हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी. इनफ्रीक्वेंट यानी मोर देन 35 डेज अपार्ट हो, जिसको हम ओलिगोमेनोरिया भी कहते हैं कि 35 डेज़ के बाद जो है फिर आते हैं पीरियड्स, तो इतना हो जाता है लेंथी साइकिल. तो इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स की कंप्लेन है, उसको कभी भी सर्वाइकल स्क्रीनिंग नहीं करवाई, एंड जस्ट स्टार्टेड हर फर्स्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप. हर BMI is 29. शी हैज़ रिसेंटली लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, फिट भी है, हेल्दी है, नॉन स्मोकर है, मिनिमल अल्कोहल इंटेक लेती हैं. फैमिली हिस्ट्री है बावल कैंसर की. प्रीवियस इनकाउंटर विद गायनोकोलॉजिस्ट कॉज ग्रेट एंजाइटी. तो क्वेश्चन है कि अब इसमें क्या गायनोकोलॉजिकल टर्म आप यूज़ करेंगे इस तरह की पीरियड्स को डिस्क्राइब करने के लिए. तो याद रखिए ये ओलिगोमेनोरिया को कहते हैं. पीरियड्स देता है फ्यू देन 35 डेज अपार्ट, या फ्यू देन 4 to 8 पीरियड्स अ ईयर. एक साल में 4 से 8 पीरियड्स अगर आ रहे हैं, 4 से 8, तो उसको हम कहते हैं ओलिगोमेनोरिया. या अगर 35 डेज़ का साइकिल ज़्यादा होता है 35 से, तो उसको ओलिगोमेनोरिया कहेंगे. दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट गायनोकोलॉजिकल कंसर्न शी माइट हैव. शी मे बी कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट दिस हैज़ ऑन फर्टिलिटी, उसकी फर्टिलिटी पे, वेदर शी नीड कॉन्ट्रासेप्शन इन एडिशन टू द इम्पैक्ट ऑन हर जनरल हेल्थ. थर्ड क्वेश्चन है कि शी इज़ वरीड अबाउट द रिस्क ऑफ कैंसर ड्यू टू हर नॉन अटेंडेंस एट इन्विटेशंस टू हैव अ सर्वाइकल स्मेयर एंड फैमिली हिस्ट्री. हाउ माइट यू रीअश्योर हर. तो आप याद रखें कि आपने उसको ऑफर करना है सर्वाइकल स्क्रीनिंग आफ्टर एक्सप्लेनिंग व्हाट इट इन्वॉल्व, एंड नाउ दैट शी हैज़ बिकम सेक्सुअली एक्टिव इट मे बी ईजियर
ठीक है. इट वॉज नॉट इंडिकेटेड बिफोर शी बिकम सेक्चुअली एक्टिव एज शी वुड नॉट हैव बीन एक्सपोज टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. तब इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब वो एक्सपोज भी हैं, तो इसलिए अब उनका स्क्रीनिंग करवाना ज़रूरी हो गया. ये आपने उसको एक्सप्लेन करना है. विच इज़ द कॉज द सर्वाइकल सेल चेंजेस. देयरफॉर शी हैज़ नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू स्क्रीन फॉर दिस. यू शुड रीअश्योर हर दैट सर्वाइकल कैंसर इज नॉट अ हेरिडिटरी और रिलेटेड टू bowel cancer. If she has a close family history of other cancer including endometrial cancer, she may have a hereditary syndrome such as Lynch syndrome, but this is uncommon. एक और क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन पे व्हाट पर्टिकुलर साइन आप स्पेसिफिकली देखोगे, किन की तरफ ज़्यादा. तो आपने पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम विथ हाइपर एंड्रोजनिज्म जैसे हिर्सुटिज्म, एक्नी के लिए देखना है. एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे एब्डोमिनल स्ट्राया, मून फेस, स्किन चेंजेस. ठीक है. एक और क्वेश्चन है कि वुड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन बी अप्रोप्रिएट. तो इंटीमेट एग्जामिनेशन मे बी अप्रोप्रिएट. इट शुड बी ऑफर्ड सेंसिटिवली एक्नॉलेजिंग दैट शी हैज़ हैड डिफिकल्ट एक्सपीरियंस प्रीवियसली. If she decline, तो pelvic scan करेंगे. Even with a vaginal probe may be acceptable with a skilled and experienced person after the adequate explanation. However, जो trans abdominal scan है उसमें भी हमें enough diagnosis मिल जाएगी. She should not be made to feel inadequate or guilty about her choices. She may be more confident at a future appointment if she is allowed to control what she is comfortable with. Then last question है, what initial test would you recommend? तो शी शुड हैव अ हार्मोन प्रोफाइल, हम उसके करवाएंगे. ठीक है. पेल्विक स्कैन करेंगे. अगर वो डिक्लाइन करती है, ट्रांस वेजाइनल स्कैन नहीं करवा रही, तो ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन ही करेंगे ड्यू टू द बॉडी हैबिटस, और क्योंकि वो BMI भी सही था. और इसके अलावा MRI भी कर सकते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस में इफ़ इंडिकेटेड. इसके अलावा थर्ड केस है कि माइकल है 28 ईयर ओल्ड ट्रांसजेंडर मैन, जनरल प्रैक्टिशनर अटेंड करता है साइंस एंड सिम्टम ऑफ हे फीवर के साथ, एलर्जी. ठीक है. ड्यूरिंग द कंसल्टेशन जनरल प्रैक्टिशनर पूछता है कि क्या माइकल ने क्लिनिक अटेंड की है सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए. तो माइकल को बायलेटरल मेस्टेक्टमी हुई हुई है पिछले साल, बट स्टिल हैज़ यूट्रस और सर्विक्स है उसका. तो ही रिसीव्ड इन्विटेशन टू अटेंड द सर्वाइकल स्क्रीनिंग शॉर्टली आफ्टर हिज 25th बर्थडे, बट ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल अटेंडिंग द क्लिनिक. ही हैज़ बीन लिविंग एज अ मैन सिंस ही ट्रांजिशन शॉर्टली आफ्टर हिज 18th बर्थडे. तो तब से वो क्योंकि ट्रांसजेंडर है तो एज ए मैन ही रह रहा है, लेकिन मेस्टेक्टमी भी हुई है, उसको यूट्रस और सर्विक्स हैं उसके, लेकिन सर्वाइकल स्क्रीनिंग उसने नहीं करवाई. सवाल ये है कि क्या माइकल को सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए. तो आंसर है कि माइकल एक ट्रांसजेंडर मैन है. इसका मतलब है कि वो फीमेल असाइन हुआ था बर्थ के टाइम पे, लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं मैन हूँ. तो सिस जेंडर जो टर्म होती है वो हम उन लोगों के यूज़ करते हैं जिनका जेंडर आइडेंटिटी उनके सेक्स के साथ मैच करती है, असाइन एट द बर्थ के टाइम पे जो हमने उनको आइडेंटिटी दी गई थी वही है, तो मैच करें तो उसको सिस जेंडर कहेंगे. ट्रांसजेंडर वो है ऐसा मैन जिसको फीमेल असाइन किया गया हो बर्थ के टाइम पे, हु हैज़ हैड सर्जरी टू रिमूव द सर्विक्स. ठीक है. सर्जरी उसने करवाई सर्विक्स को रिमूव करवाने के लिए. तो इज़ रिकमेंडेड टू अंडरटेक सर्वाइकल स्क्रीनिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज अ सिस वुमेन. तो इस ऐसे मैन को भी उतनी ही ज़रूरत है सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवाने की जितनी कि सिस वुमेन को. लेकिन हाउएवर देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट सर्वाइकल स्क्रीनिंग रेट विद इन द ट्रांस कम्युनिटी आर जनरली लोअर देन इन द सिस जेंडर कम्युनिटी. देयर आर न्यूमरस बैरियर टू असेसिंग द. अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट बैरियर माइट बी माइकल, what barriers might affect Michael in assessing the healthcare. There are numerous barriers to assessing the cervical screening for a transgender man with a cervix. Invitation to cervical screening from the National Call or Recall system are the only sent to patients registered as female with their general practitioner or clinic. This means that a transgender man with a cervix who is registered as a male will not be invited to participate. Furthermore, a transgender man may not have disclosed his sex as assigned at birth to their general practitioner practice or clinic, which means that the clinic staff may be unaware the patient is eligible for screening. Then third, following the cervical screening, the rate of recall for transgender men with a cervix are high due to the labeling issues on the sample, which can result in the screening sample being rejected by the lab. This is distressing for the patient as well as being a waste of time and money. Although significant progress has been made, prejudice, discrimination against the transgender people can still occur within the healthcare setting in the form of transphobia, misgendering, microaggressions, which means that some transgender men will be too afraid to attend screening. Last question है कि what other issues should be general practitioner raise with Michael? तो Michael still has his cervix and uterus. He may require contraception and sexual health screening. Similar barrier to access exist for these services. Key requirement as a health provider is to be sensitive and aware of the issues so that a member of the trans community can easily access healthcare when they need it most and feel comfortable disclosing their sexual orientation
or gender identity so that they get the best possible care. Further information about screening and trans community can be found in this website. लास्ट केस है केस नंबर 4. 45-year-old वुमेन है, गायनोकोलॉजिकल क्लिनिक की तरफ जो है वो रेफ़र हुई है. गायनोकोलॉजिकल क्लिनिक जो है वो रेफ़र हुई है कंप्लेनिंग द फ्रीक्वेंट हैवी ब्लीड विद नो रेगुलर पैटर्न. ठीक है, फ्रीक्वेंट हैवी ब्लीड है, रेगुलर पैटर्न कोई भी नहीं. ठीक है, शी हैज़ अ न्यू पार्टनर एंड हैविंग हैड 3 children is wanting to get pregnant again. She reports having multiple non-specific symptoms को joint और muscle pain है, increased headache before her period, irritable mood, feeling tired all the time. She has also recently had intense इंक्रीज इन द डिस्चार्ज, जनरलाइज्ड पेन. अल्ट्रासाउंड पे उसमें मल्टीपल स्मॉल फाइब्रॉइड्स मिले और हार्मोन प्रोफाइल नॉर्मल है. तो आप बताएं बाकी और टेस्ट आप कौन से ऑफर करेंगे. तो आपने इसका फुल ब्लड काउंट करवाना है. अगर वो अनीमिक है, थायराइड प्रोफाइल करवाओगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्योंकि उसका इम्पैक्ट होता है. और फर्दर हार्मोन प्रोफाइल ऑन द डे 2 to 5 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल करोगे ताकि मीनोपॉजल स्टेटस असेस करें. आल्दो इन द पेरीमेनोपॉजल वुमेन द हार्मोनल प्रोफाइल मे बी नॉर्मल एज द हार्मोन्स आर अनप्रेडिक्टेबली फ्लक्चुएंट. अर्ली इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल रेज्ड अगर FSH है तो इसका मतलब है पेरीमेनोपॉजल पिक्चर है. एंटी मुलेरियन हार्मोन लेवल से आपको ओवेरियन रिजर्व का पता लगेगा, लेकिन उससे आप ये रूल आउट नहीं करोगे इनएबिलिटी टू कंसीव. रिपोर्टिंग ऑफ पेन एंड डिस्चार्ज शुड ऑलवेज बी सजेस्टिंग ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ STI. तो सेंसिटिव अप्रोच इन्फेक्शन स्क्रीनिंग की भी आपने करनी होगी. दूसरा क्वेश्चन है कि आप उसको कैसे बताओगे उसके फर्टिलिटी स्टेटस के बारे में. यू मे सजेस्ट हर फर्टिलिटी विल बी रिड्यूस्ड ड्यू टू एज and that the chances of miscarriage will be high due to increased chromosomal abnormality. However, if she was to decide against conceiving again, she still need contraception. Third है कि how you might manage her period problem. तो most effective way of managing the period problem is generally contraceptive क्योंकि as they control the menstrual cycle. Recommending the tranexamic acid और mefenamic acid हम उसको पीरियड के दौरान देंगे तो उससे जो है उसके कंसीविंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. What are your differential diagnosis. तो इसमें she may be perimenopausal जिसकी वजह से रिड्यूस्ड ओव्यूलेशन हो रही है क्योंकि ओवरीज में फ्यू एग्स हैं टू रिलीज विच डिसरप्ट द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. शी मे हैव डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग आल्दो द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रॉइड है तो उसका मतलब है कि उस वजह से भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है. डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन. She may have anemia secondary to heavy menstrual bleeding due to fibroid, or she may have disordered bleeding due to endocrine problem like thyroid, hypo या hyperthyroid, most commonly hypothyroid in this age. शी में आल्सो हैव एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, एंडोमेट्रियल पोलिप हो सकता है. तो स्कैन को भी काफ़ी टाइम हो गया, रिपीट करवाना होगा. प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम फ्रीक्वेंटली मेनोपॉज की तरफ ज़्यादा होता है और पास्ट हिस्ट्री जब हो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की इन एडिशन टू द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट नेटल डिप्रेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड. दैट्स इट. तो ये केस था, बहुत ही बोरिंग केसेस थे. खैर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 3.